अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबका मेरे प्यारों। जी, आज फिर मैं हाज़िर हूँ कंप्लीट नावल लेकर, लम्से जुनून बाय ज़ोया अली शाह एंड वॉइस ओवर बाय सहर। ये नावल मैंने इधर छोड़ा था। मेरे ख़्याल से अब तो तुम मेरा नंबर और मेरी आवाज़ दोनों को पहचान चुकी होगी, तो बीवी बेहतर है कि मेरा फ़ोन बिना धमकी के उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शाहमीर ने अपना वॉइस मैसेज सीन हुआ देख लिया था। अब इसने टेक्स्ट लिखकर भेजा था, कहाँ फंस गई हूँ मैं। मिरहा इस वक्त रो देने वाली सूरत बनाए हुए फ़ोन को अपने हाथ में लिए हुए बैठी थी। टेक्स्ट के बाद अब एसीपी शाहमीर की फ़ोन कॉल आ रही थी। मिरहा ने कांपते हाथों से अपने कान को फ़ोन लगाया। बीवी, मेरी पहली कॉल पर ही फ़ोन क्यों नहीं उठाती हो? क्या अब रोज़ तुम्हें पहले धमकी भरा मैसेज भेजा करूँगा और इसके बाद तुम मेरा फ़ोन उठाओगी? पहली बात तो ये है कि आप मुझे फ़ोन करते ही क्यों हैं, और दूसरी बात ये है कि मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं सिवाय आपका फ़ोन सुनने के। मिरहा ने अपनी तरफ से बहुत तड़कती भड़कती आवाज़ में जवाब दिया था, मगर इसकी आवाज़ में इतना डर और मासूमियत थी कि एसीपी शाहमीर के लबों पर हंसी बिखर गई। ज़रा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बीवी को और कौन कौन से ज़रूरी काम होते हैं। आप मुझे बार बार बीवी कहकर मत बुलाया करें, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें बार बार अपनी बीवी कहना। मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तुम रुखसत होकर मेरे पास आ जाओगी तब भी रोज़ मैं तुम्हें बीवी कहकर ही बुलाऊंगा। कसम से मेरी तो ज़ुबान मीठी हो जाती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। वो अपने अनाबी लोगों से मुस्कुरा रहा था। मैं रुखसत होकर आपके पास कभी नहीं आऊँगी और ना ही मेरा भाई ऐसा कुछ होने देगा। तुम्हारे भाई की तो ऐसी की तैसी। मैं भी देखता हूँ कि मेरी बीवी को मेरे पास आने से कौन रोक सकता है। अगर ये सीधी उंगली से नहीं निकला तो ये मत भूलना तुम दोनों बहन भाई कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा दिमाग सीधे कामों से कहीं ज़्यादा उल्टे कामों में चलता है। क्या क्या करेंगे आप? वो डरती हुई अटकती हुई बोली थी। तुम्हें उठा कर ले आऊँगा। दूसरी तरफ से फ़ोन टक से बंद कर दिया गया था। वो अपने अनाबी लबों से खिलखिला कर हंस रहा था। मेरी डरपोक बीवी, क्या बनेगा तुम्हारा? शोहर के सीने में शेर का दिल है जो दुश्मनों के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है, डर जिसके पास से भी नहीं गुजरता। और बीवी, तुम्हारे सीने में तो चिड़िया का दिल है जो ज़रा सी ऊँची आवाज़ और धमकी से लरस उठता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगी हमारी ज़िंदगी जब भी आप डर कर और घबरा कर सहम जाया करेंगी। मैं आपको अपनी मजबूत बाजू में छुपा कर अपने सीने से लगा लूँगा। बस अब तो एक दिन की दूरी है, इसके बाद तो आपका ये एसीपी आपको खुद से एक मिनट के लिए भी दूर नहीं जाने देगा, क्योंकि एसीपी अपने मुजरिमों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। और आपने तो पहली नज़र में ही एसीपी का दिल चुरा लिया है, जिसकी सज़ा आपको सारी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। वो सोचकर मुस्कुरा रहा था। अपनी हंसी को रोकने के लिए वो अपने निचले होंठ के किनारे को दांतों तले दबा गया। वो हंसते हुए बहुत जाज़िब नज़र लग रहा था। वो मिरहा की सोचों में इतना गुम था कि सामने बैठा हुआ कांस्टेबल बहादुर कब से इसे देखकर हंस रहा था। सर जी, खैरियत तो है? अकेले अकेले बहुत मुस्कुरा रहे हैं। सर जी, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया? बहादुर की आवाज़ पर एसीपी ने नजरें उठाकर बहादुर की तरफ देखा था। हाँ बहादुर, ज़िंदगी में पहली बार तुमने सही बात की है। सच में तुम्हारे एसीपी को प्यार हो गया है और बहुत जल्द तुम्हारा एसीपी शादी करके तुम्हारे लिए भाभी लाने वाला है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह सर जी, फिर तो बहुत बहुत मुबारक। बहादुर और बाकी टीम बहुत खुशी से एसीपी को मुबारकबाद दे रही थी। जी सर जी, आपकी शादी की खुशी में हम लोगों ने आपसे बहुत अच्छी वाली ट्रीट लेनी है। हाँ बहादुर, बेफिक्र रहो, जैसी ट्रीट मांगोगे वैसी मिल जाएगी। एसीपी हंसते हुए अपनी टीम की डिमांड सुन रहा था। इस वक्त वो इतना खुश था कि इसका दिल कर रहा था कि वो हर तरफ मिठाइयाँ बांटे, क्योंकि मिरहा की सूरत में इसे अपनी मनपसंद शरीके हयात मिलने वाली थी। सर जी, कब कर रही हैं आप शादी? बहादुर ने अगला सवाल एसीपी की तरफ उछाला। बस कहीं वो बेलगाम घोड़ा बात मान जाए, एसीपी अपने मुंह में ही बड़बड़ाया था। ये ना रोमांचा की बात हो रही है। बहादुर, इंशाल्लाह बहुत जल्दी तुम लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा। वाह सर जी, आपने तो छक्का ही लगा दिया, चुपचाप से प्लानिंग कर ली और हमें पता तक नहीं लगने दिया। हाय बहादुर, कैसे बताऊं कि मुझे तो खुद नहीं पता चला कि कब वो छोटी सी नाजुक लड़की एसीपी के दिल में आकर इसका दिल चुरा कर ले गई। एसीपी सोचते हुए मुस्कुराया। शाहमीर को तो खुद अपनी हालत पर हंसी आ रही थी। वो मिरहा के लिए इतना बेचैन हो रहा था
कि अगर इसका बस चलता तो वो 1 मिनट से पहले जाकर मिरहा को अपने पास ले आता। अम्मी जान, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं मिरहा को इस कमीने एसीपी के साथ कभी भी रुखसत नहीं करूँगा। रोमान बेटा, तुम मेरी बात को रद्द कर रही हो। अम्मी जान, अल्लाह ना करे कि मैं आपकी बात को रद्द करूं। क्यों आप मुझे गुनाहगार कर रही हैं? रोमांचा की माँ को आज एसीपी शाहमीर का फ़ोन आया था और इसने बहुत तहम्मुल के साथ रोमांचा की माँ से मिरहा की रुखसती मांगी थी। रोमांचा की माँ ने पहले तो वही रीज़न दिया कि मिरहा की अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इसलिए वो अभी रुखसती नहीं कर सकती, और दूसरा वो अपनी बेटी को ज़बरदस्ती के निकाह में नहीं बांध सकती। मगर इसके बाद जब शाहमीर ने ये कहा कि रुखसती से मिरहा की पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो शादी के बाद भी अपनी स्टडी जारी रख सकती है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। और इसने ये भी कहा था कि माँ जी, आप अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो जाएं, मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा। बेशक मेरे और रोमान शाह के बीच में इस वक्त बहुत ही तल्ख रिश्ता कायम हो गया है, मगर मेरे लिए आप मेरी माँ के बराबर हैं। मैं हमेशा आपकी इतनी ही इज्जत करूँगा जितनी मैं अपनी माँ की करता हूँ। आप मुझ पर एतबार करके प्लीज़ मिरहा की रुखसती करवा दें। इससे एक तो मीरब और रोमान शाह का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आप रोमान शाह की माँ हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि रोमान शाह बहुत ज़िद्दी शख्स है, और अगर मिरहा मेरे साथ होगी तो शायद रोमान शाह अच्छे तरीके से अपना घर मीरब के साथ बसा ले। प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें और मेरे लिए आपके दिमाग में जो कोई भी डर है प्लीज़ वो निकाल दें। चाहे हालात जैसे भी हो जाएं, मैं कभी भी मिरहा को कोई तकलीफ़ और नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये वादा है आपकी बेटी का आपसे। रोमान शाह की माँ को शाहमीर की बातों में सच्चाई लग रही थी, क्योंकि इनकी उम्र का इतना तजुर्बा था कि वो सच और झूठ में फ़र्क समझ सकती थी। और रोमान शाह की माँ को एसीपी शाहमीर से बात करते हुए कहीं ये नहीं लगा था कि वो मिरहा से रोमान शाह का कोई बदला लेने के लिए रुखसती करवाना चाहता है, इसलिए अब वो रोमान शाह से मिरहा की रुखसती पर जोर दे रही थी। और रोमान शाह इस वक्त बहुत गुस्से में था। इसे अपनी माँ की रुखसती वाली ज़िद की वजह समझ नहीं आ रही थी। रोमान शाह की माँ ने रोमान शाह को नहीं बताया था कि इसकी बात शाहमीर से हो चुकी है, क्योंकि इसकी माँ को पता था कि इस तरह तो रोमान शाह का दिमाग और घूम जाएगा। रोमान शाह टांग पर टांग रखे हुए सोफे पर गुस्से से अपने माथे पर बल डाले हुए बैठा था। रोमान शाह, तुम मेरी बात का जवाब दो। अम्मी जान, मेरे पास आपकी बात का कोई जवाब नहीं है। बेटा, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं मिरहा को शाहमीर के साथ रुखसत कर दूंगी, और मैं चाहती हूँ कि तुम राज़ी खुशी मिरहा को रुखसत करो। आज तक मैंने कभी तुम्हारी किसी काम में दखल अंदाजी नहीं की है, मगर ये बात मेरा हुक्म समझकर मान लो। मैं चाहती हूँ कि तुम मिरहा को इसका बाप बनकर रुखसत करो। अम्मी जान, मैं मिरहा का बाप बनकर ही इसे रुखसत करता, अगर आप यूँ ज़बरदस्ती इस घटिया इंसान के साथ मेरी बहन को रुखसत करने का फ़ैसला न लेती। मगर अब तो आप फ़ैसला ले चुकी हैं, तो अम्मी जान, अब मेरी किसी भी बात की कोई अहमियत नहीं है। रोमान बेटा, ऐसी बात नहीं है, मेरे बेटे की बात की बहुत अहमियत है मेरे लिए, मगर बेटा इस वक्त यही मुनासिब है कि हम मिरहा की बदनामी ना होने दें और इसे रोमान शाह के साथ रुखसत कर दें। रोमान शाह की माँ इसे समझा रही थी, मगर वो अपनी माँ की बातों का जवाब दिए बिना लाइन गलत लिखी हुई है, इधर आएगा। जवाब दिए बिना और सुने बिना वहाँ से चला गया। इसका बस चलता तो इस वक्त वो जाकर एसीपी और इसकी बहन को गोली मार देता। अम्मी जान, अगर आप अपनी मर्ज़ी से मिरहा को रुखसत करना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि आप मिरहा की माँ हैं और आपको पूरा इख्तियार है मिरहा के बारे में फ़ैसला लेने का। मगर मैं मिरहा की रुखसती में शामिल नहीं हो सकता। रोमान, अब ये कैसी ज़िद है? अम्मी जान, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मगर मैं मिरहा को इस आदमी के साथ रुखसत नहीं करूँगा। रोमान, मिरहा रुखसत तो शाहमीर के साथ ही होगी, क्योंकि मैं अपनी घर बैठी बेटी के माथे पर तलाक का दाग नहीं लगने दूंगी। रोमान, अगर मैं अभी के लिए तुम्हारी बात मान लूँ तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक वादा करना होगा कि मिरहा की पढ़ाई के बाद तुम इसकी रुखसती राज़ी खुशी करोगी। रोमान शाह की माँ एक समझदार खातून थी, इसको अपनी बेटी की ज़िद का बहुत अच्छी तरह से पता था। वो जानती थी कि रोमान शाह इस ज़िद पर अड़ गया है तो वो सच में मिरहा की रुखसती अपने हाथों से नहीं करेगा। अब दुनिया इधर की उधर हो सकती थी, मगर रोमान शाह का फ़ैसला नहीं बदल सकता
था और रुमान शाह की माँ बिना अपने बड़े बेटे के इसकी बहन की रुखसती कभी नहीं कर सकती थी, और वो भी वो बेटा जो अपनी माँ पर अपनी जान निछावर करता था, अपनी माँ के हुक्म को सर आंखों पर रखते हुए हर बात मान जाता था। इसलिए अब रुमान शाह की माँ ने ये फैसला किया था कि फ़िलहाल वो शाहमीर को समझा कर मीरब को रुखसत करवा लेंगी, और इसके बाद जब मिरहा की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो फिर मिरहा की रुखसती करवा देंगी, इस उम्मीद पर कि तब तक शायद हालात भी कुछ बेहतर हो जाएं और रुमान शाह भी अपनी ज़िद छोड़ देगा। अम्मी जान, मैं ये वादा भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिरहा को इस शख्स के साथ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो अम्मी जान, मैं वादा कैसे कर लूँ? तो रुमान शाह, सीधा सीधा जवाब दो कि तुम्हें मेरा कोई भी फ़ैसला मंजूर नहीं है। वैसे भी ज़िंदगी में आज तक मेरे फैसले को कौन सी अहमियत दी गई है जो आज मैं ये उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि मेरा बेटा मेरे फैसले की इज्जत करेगा। अम्मी जान, प्लीज़ आप यूँ मुझे इमोशनल करके मेरे साथ ज़्यादती कर रही हैं। नहीं रोमान बेटा, मैं कौन होती हूँ तुम्हारे साथ ज़्यादती करने वाली? रुमान शाह की माँ बहुत टूटे हुए लहजे से रुमान शाह से बोल रही थी। ठीक है अम्मी जान, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं मिरहा की पढ़ाई मुकम्मल होने पर इसकी रुखसती कर दूंगा, मगर फ़िलहाल मुझे कल हर सूरत में मीरब की रुखसती चाहिए। अब बेहतर है कि आप खुद इसके घर वालों से बात कर लें, नहीं तो मैं अपने तरीके से इसके भाई से बात कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम्हें इनके साथ कोई बदइखलाक़ी करने की। मैं अपने तरीके से मीरब के घर वालों से बात कर लूँगी। अब जाहिलों के भी इखलाक बताए जाएंगे, रुमान शाह अपने मुंह में बड़बड़ाया था। मगर आंटी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको मिरहा की रुखसती करने में क्या मसला है। शाहमीर बेटा, मुझे कोई मसला नहीं है, ये रुमान शाह की ज़िद है तो वो मिरहा की पढ़ाई पूरी होने से पहले मिरहा को रुखसत नहीं करेगा। मुझे तो पहले ही पता था कि ये इस कमीने की ज़िद होगी। शाहमीर ने गुस्से से अपने दिमाग में सोचा था, अगर ऐसी बात है तो आंटी, पढ़ाई तो अभी मीरब की भी पूरी नहीं हुई, तो फिर मैं मीरब की रुखसती कैसे कर दूँ? रुमान शाह को भी बोलो कि वो इंतज़ार करे। इस तरह नहीं होना चाहिए था, इधर ये लिखा होना चाहिए था ज़रा तहज़ीब की तरह। वो उसकी अम्मी से बात कर रहे हैं। मीरब की रुखसती कैसे कर दूँ? रुमान शाह से भी बोलें कि वो इंतज़ार करे मीरब की पढ़ाई पूरी होने का। शाहमीर, आज सुबह तुमने फ़ोन करके मुझसे ये कहा था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ के जैसी हूँ, तो अपनी माँ की मिन्नत समझकर आप अपनी ज़िद छोड़ दो। अगर रुमान ज़िद पर अड़ा हुआ है तो आप समझदारी से काम लेकर फ़िलहाल मीरब की रुखसती कर दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जैसे ही मिरहा की पढ़ाई मुकम्मल होगी मैं खुद तुम्हारे साथ राज़ी खुशी मिरहा को रुखसत कर दूँगी। ये एक माँ का अपनी बेटी के साथ वादा है। रुमान शाह की माँ के अंदाज में इतनी अपनायत थी कि शाहमीर इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सका। मगर आंटी, कल को अगर रुमान शाह अपनी बात से फिर गया तो अगर इसने मिरहा को मेरे साथ रुखसत करने से मना कर दिया तो फिर मैं किसी भी तरह का सख्त कदम उठाने का हक रखता हूँ। इस दिन आप मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती क्योंकि मैं मिरहा को हर सूरत रुखसत करके अपने घर लाना चाहता हूँ। तुम अपनी माँ पर यकीन रखो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। बस फ़िलहाल के लिए एक माँ की मिन्नत समझकर ये ज़िद छोड़ दो बेटा। मिरहा आपकी इमानत बनकर मेरे पास रहेगी, इस बात की तसल्ली रखो, ठीक है? बोल दीजिए अपने ज़िद्दी बेटे को कि मैंने अपनी माँ के सामने हार मानते हुए इसकी बात मान ली है। शाहमीर, अब तुम भी मेरी बेटी हो जैसी रुमान शाह है। आंटी, अगर आपको माँ नहीं समझता तो माँ जी, आज मैं रुमान शाह के आगे कभी अपने घुटने नहीं टेकता। अगर वो अकड़ू रुमान शाह है तो मैं भी पीछे ना हटने वाला एएसपी शाहमीर मलिक हूँ। कल आप लोग सादगी से आकर मीरब को रुखसत करके ले जाएं। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। रुमान शाह की माँ शाहमीर को दुआएं दे रही थीं। बेटा, इंशाअल्लाह जिस तरह आज तुमने अपनी माँ का मान रखा है, मैं अपने बेटे का ये मान कभी टूटने नहीं दूँगी। और माँ कहने लगी थी, और मिरहा की पढ़ाई के बाद इसकी रुखसती आपके साथ ही करूँगी। शाहमीर ने एक लंबी सांस लेते हुए फ़ोन बंद कर दिया। चलो बीवी, कुछ महीने और मुझसे दूर आज़ाद रह लो। रुखसती बहुत ही सादगी से करने का फ़ैसला किया गया था। रुखसती में शाहमीर की तरफ से कुछ करीबी रिश्तेदार और मीरब की दोस्तें और शमीर ये ओके, इधर शमीर लिखा हुआ है। मीरब की दोस्तें और शाहमीर के चंद एक ख़ास दोस्तों ने शिरकत की थी, और रुमान शाह की तरफ से इसके दोनों दोस्त अहमद और डॉक्टर शाहज़ीब अपनी फैमिली के साथ आए थे। अम्मी जान, मिरहा मीरब को रुखसत करवाने के लिए हमारे साथ नहीं जाएगी।
रोमान, अब ये तुम्हारी नई जिद है। क्यों तुम हर मामले में इतने ज़िद्दी हो? मिरहा अगर अपने इकलौते भाई की बीवी को रुखसत करवाने अपनी फैमिली के साथ नहीं जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। क्यों लोगों को बातें करने का मौका दे रही हो? अम्मी जान, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, मगर मुझे लोगों की बातों की परवाह है क्योंकि हमें इसी मुआशरे में रहना है। इसलिए मिरहा मीरब की रुखसती के लिए हमारे साथ जाएगी और ये मेरा फैसला है। अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं। तुम जाकर चुपचाप तैयार हो जाओ और मिरहा को वहाँ पर कोई खा नहीं जाएगा। मैं हूँ इसके साथ अम्मी जान, अब तो यही होगा। मिरहा के मामले में इसी तरह से आप मुझ पर अपना फैसला थोप दिया करेंगी और अगर कुछ कहूँगा तो फिर आप अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे गुनहगार करेंगी। रोमांचा मुंह में बड़बड़ाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। मिरहा जब अपने रूम से तैयार होकर निकली तो डॉक्टर शाहज़ेब की नज़रें इससे हट नहीं रही थी। इसने फुल सिल्वर कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जिस पर मोती और सितारों से बहुत नफीस काम किया गया था। गले में नफीस सा लॉकेट और कानों में इसके साथ के छोटे छोटे टॉप्स पहने हुए थे और हाफ बालों में छोटा सा, यही लिखा हुआ है हाफ बालों में और हाफ बालों में छोटा सा कैचर लगा हुआ था। बाकी के बाल खुले थे। सलीके के साथ सर पर रखा हुआ दुपट्टा इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। मिरहा वैसे भी दुपट्टे की बहुत पाबंद थी क्योंकि रोमान शाह को सर से दुपट्टा उतारने वाली लड़कियां जहर लगती थीं और मिरहा जितना अपने भाई से प्यार करती थी इतना ही वो अपने भाई के गुस्से से डरती थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ इसने लाइट सा ग्लॉस लगा रखा था, मगर इसकी खुद की नेचुरल ब्यूटी ही इतनी खूबसूरत थी कि इसे मेकअप की ज़रूरत भी नहीं थी। चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि सामने सोफे पर बैठा हुआ डॉक्टर शाहज़ेब जो बज़ाहिर रोमांचा और अहमद से बातें कर रहा था, मगर इसकी नज़र बार बार मिरहा की तरफ उठ रही थी जिसका मासूम हुस्न डॉक्टर शाहज़ेब के दिल पर वार कर रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब तो अब तक यही सोचकर खुश हो रहा था कि सिर्फ रोमांचा अपनी रुखसती मीरब के साथ करवा रहा है और मिरहा को बहुत जल्द एएसपी से आज़ाद करवा लेगा, मगर डॉक्टर शाहज़ेब ये कहाँ जानता था कि एएसपी तो अब मिरहा की तरफ उठती हुई किसी और की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसे छोड़ना तो दूर की बात है। रोमान शाह का नेचर ऐसा नहीं था कि वो अपने घर के मामलात को बार बार अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करे, इसलिए डॉक्टर शाहज़ेब भी इस मुद्दे पर रोमान शाह से बहुत कम गुफ्तगू करता था। इसलिए इसे ज़्यादा अंदरूनी बातों का पता नहीं चला। इसे क्या पता था कि जिस मिरहा को वो अपने दिल में बसाए हुए है अब वो किसी और की जान बन चुकी है जो हर पल हर सांस के साथ इसे याद कर रहा है और शिद्दत से इस वक्त का इंतज़ार कर रहा है जब वो इसके दस्तरस में आ जाए। मीरब दुल्हन के रूप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीरब की माँ कब से अपनी बेटी पर दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। स्किन कलर की मैक्सी पहने ऊपर डीप रेड कलर के दुपट्टे में बहुत खिल रही थी। पार्लर वाली ने इसे बहुत खूबसूरत तैयार किया था। माथे पर मांग टीका, कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में इसके साथ नेकलेस, दोनों हाथ फुल चूड़ियों से भरे हुए थे और चूड़ियों के आगे इसने गुलाब फूलों के गजरे पहन रखे थे। वो रोमान शाह के सामने छोटी सी दुल्हन लग रही थी। रोमान शाह इस वक्त 30 साल का था और मिरहा इस वक्त 20 साल की थी। दोनों में 10 साल का एज डिफरेंस था, मगर इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो 6 फीट को टच करती हुई हाइट का मालिक, कसरती जिस्म, इस पर चौड़ी छाती इसकी मर्दाना शख्सियत को और भी निखारती थी। इस वक्त इसने वाइट पेपर कॉटन का सूट पहन रखा था। इस पर ब्लैक वास्कोट पहनकर वो जालिम इतना डैशिंग लग रहा था कि मीरब की दोस्तें तो रश्क से इसके साथ बैठी हुई मीरब को देख रही थी। मीरब यार, क्या शहज़ादा पसंद किया है तुमने? सबा ने बड़ी हसरत से रोमान शाह को देखते हुए मीरब के कान में सरगोशी से कहा था। इस पर जालिम का अकड़ मिजाज और मगरूर चेहरा इसकी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट कर रहा था। आखिर मीरब मलिक की पसंद है, सबसे अलग तो होगी। मीरब ने भी अतराते हुए सबा के कान में सरगोशी की। मलिक ज़ुबैर का गार्डन बहुत वसी और बहुत खूबसूरत था, इसलिए सारा अरेंजमेंट घर में ही गार्डन एरिया में किया गया था। मीरब मलिक साहिबा, ये तो जब तुम मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाऊंगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी पसंद तो सच में सबसे अलग है। तुमने क्या चीज़ पसंद की है ये तो तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। वो अपने दिलकश लबों से तंजिया मुस्कुराता हुआ सोच रहा था। सबा और मीरब की सरगोशियाँ रोमान शाह सुन चुका था। बहन जी, मौलवी साहब आ चुके हैं, इजाज़त दें, निकाह शुरू किया जाए। मलिक ज़ुबैर रोमान शाह की माँ से निकाह का कहने के लिए आए थे।
जी जी भाई साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। मलिक ज़ुबैर ने कहाँ सोचा था कि जिस शख्स के साथ वो अपनी इतनी बड़ी डील साइन करने का ख्वाहिशमंद था वो एक दिन इसी का दामाद बन जाएगा। मीरब और रोमांचा का निकाह हुआ और दोनों अज़दवाजी ज़िंदगी में मुंसलिक हो गए। जहाँ मीरब के दिल में ये खुशी थी कि अब वो मीरब रोमांचा बन चुकी है, वहीं रोमांचा अपने दिल में मीरब से नफरत की आग अपने सीने में भड़काए हुए बज़ाहिर शांत बैठा हुआ था। खाना शुरू हो चुका था, सब लोग खाना खाने में मशरूफ़ थे। रोमांचा की माँ घर से रोमांचा को अपनी कसम देकर लाई थी कि वहाँ पर जाकर तुमने कोई फसाद खड़ा नहीं करना, जिसकी वजह से रोमांचा अपने गुस्से को दबाए हुए चुपचाप मीरब को अपने पहलू में बिठाए हुए बैठा था, वरना इसका दिल तो ये कर रहा था कि वो 1 मिनट से पहले इसे सार तमाशे को ख़त्म करके मीरब को बाजू से घसीट कर अपने साथ ले जाए। अम्मी, मेरी ड्रेस पर सालन गिर गया है। लड़की, तुम्हारी होश ठिकाने क्यों नहीं होते? क्यों गिरा लिया है अपने ऊपर सालन? मिरहा की माँ मिरहा को आहिस्ता डांट रही थी। अम्मी जान, मैंने सालन नहीं गिराया, वो सामने जो बच्ची खेल रही है ना, इसने मेरे ऊपर सालन गिराया है। मिरहा अपनी माँ की डांट से मुंह बनाते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी, ये जाने बगैर कि कोई दूर खड़ा हुआ इसे देखकर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ये सब इसी की प्लानिंग का हिस्सा था। ये सब कुछ शाहमीर की प्लानिंग थी। वो बच्ची शाहमीर की ही रिश्तेदार कज़न की बेटी थी। इसको बतौर रिश्वत इसने बहुत सारी चॉकलेट्स दी थी और इससे कहा था कि इसे मिरहा पर सालन गिराना है। एएसपी जी, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही गुनाह है। लगता है आपको नहीं पता, आप बहुत बड़े रिश्वतखोर पुलिस वाले हो। आपको इस जुर्म में मिरहा की कैद में दिया जाता है, ठीक हो गया? क्या हुआ बहन जी, क्यों हमारी बेटी को डांट रही हैं? शाहमीर की माँ मिरहा की माँ के पास आकर मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। कुछ नहीं बहन जी, बस इसकी ड्रेस के ऊपर सालन गिर गया है तो इसी वजह से मैं नाराज़ हो रही थी। इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? आओ बेटा, मेरे साथ में अभी वॉश करवा देती हूँ। नहीं आंटी, रहने दें, मैं घर जाकर कर लूँगी। मिरहा के भाई के सख्त ऑर्डर्स थे कि तुम अम्मी के पास रहोगी, इसलिए बेचारी मिरहा ने मन मनाते हुए जाने से मना कर दिया था। हालांकि जितना सालन इसके कपड़े पर गिरा था वो बेचारी साफ तो करना चाहती थी। बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी आपकी अम्मी के जैसी हूँ और कल को बेटा हम दोनों ने एक साथ ही रहना है, तो इसलिए घबराओ मत, ये तुम्हारा अपना घर है। अब चलो बेटा, मैं आपके कपड़े साफ़ करवा देती हूँ। शाहमीर की माँ इतनी अपनायत से कह रही थी कि मिरहा की माँ ने इसके साथ मिरहा को जाने की इजाज़त दे दी थी। शाहमीर की माँ ने मिरहा को मीरब की एक शर्ट पहनने के लिए दी थी। बेटा, आप ये पहन लें और यहाँ रूम में मेरा वेट करें, मैं अभी थोड़ी देर में आपका ड्रेस साफ़ करवा कर लाती हूँ। पापा, आपकी बेगम मेरी बीवी का ड्रेस साफ़ करवाने के लिए मेड के पास अपने रूम में गई है और मिरहा इस वक्त मीरब के रूम में है। और ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? शाहमीर, जो अपने पापा को फ़ोन करता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर मीरब के रूम की तरफ आ रहा था। पापा, आप इतने तो मासूम बच्चे नहीं हैं कि मेरी बात आपको समझ ना आई हो। इतने साल पहले जब खुद लव मैरिज की थी तो मेरे ख्याल से इस वक्त आप अपने बेटे के जज्बात भी समझ सकते होंगे। मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है, इसलिए आप अपनी बीवी को जब तक मैं न कहूँ इस तरफ नहीं आने देंगे। मलिक ज़ुबैर और शाहमीर आपस में बहुत फ्रैंक थे और इन बाप बेटों में बेटों नहीं आना चाहिए था, बेटा आना चाहिए था, इसके कौन से इतने बेटे हैं। और इन बाप बेटे में बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, इसीलिए शाहमीर बहुत आसानी से अपने बाप के साथ अपने दिल की बात कर रहा था। शर्म करो शाहमीर, इसका भाई इस वक्त यहीं पर मौजूद है और इसके मिजाज से तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। मैं डरता नहीं हूँ इसके भाई से, और वैसे भी वो मेरे निकाह में है, महरम हूँ मैं इसका, कम से कम बात तो कर ही सकता हूँ। रुखसी तो इस बेगैरत ने होने नहीं दी। ठीक से नहीं ठीक है, जाओ कर लो बात, मगर कोशिश करना बात जल्दी ख़त्म हो जानी चाहिए। शाहमीर फ़ोन बंद करके अपनी जेब में डालकर मीरब के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और रूम को अंदर से लॉक कर दिया। मिरहा बेड से उठकर खड़ी हो गई। इसे लगा कि शायद शाहमीर की अम्मी ड्रेस साफ़ करवा कर ले आई हैं। आंटी, इतनी जल्दी साफ़ हो गया? मिरहा ने कहते हुए अपना रुख दरवाजे की तरफ किया था, मगर सामने शाहमीर को देखकर मिरहा के रंग उड़ गए थे। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मिरहा ने जल्दी से अपना दुपट्टा सही किया था। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, इसे देखने आया हूँ और एक ज़रूरी सवाल पूछने आया हूँ, वह कहते हुए मिरहा की तरफ बढ़ रहा था। प्लीज़
ना तो मुझे आपसे मिलना है और ना ही आपकी किसी सवाल का जवाब देना है। शाहमीर को देखकर मिधा की उड़ी हुई हवाइयाँ शाहमीर के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट की वजह बन गई थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, अगर भाई को पता चला कि आप और मैं रूम में एक साथ हैं तो भाई मेरी जान ले लेंगे। वो अपने कदम पीछे की तरफ बढ़ा रही थी। अब आप एएसपी शाहमीर की बीवी हैं, कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरी बीवी को। वो कोई नहीं, मेरे बड़े भाई हैं और इनको पूरा हक है मुझे सही और गलत में फ़र्क बताने का। अपने भाई के खिलाफ मेरा एक लफ्ज़ भी सुनने की रवादार नहीं थी। प्लीज़ मुझे जाने दें, वो कहती हुई बड़े बड़े कदम उठाती हुई रूम के दरवाजे की तरफ भागी थी। मिरा, बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। शाहमीर 2 ही कदमों में मिरा के पास था। शाहमीर दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखे हुए खड़ा था। वो ऑफ वाइट कलर के शलवार और कुर्ता पहनकर ऊपर इस पर ब्राउन कलर की वेस्टकोट पहने हुए मिरा के बेहद नज़दीक खड़ा था। इसकी पुलिस वाली मर्दाना शख्सियत के साथ मिरा डरी सहमी हुई छोटी सी बच्ची लग रही थी। इसके 6 फुट 1 इंच हाइट, कसरती छाती, मजबूत सीना और इस पर रेगुलर जिम करने से बने हुए मजबूत डोले इधर लिखा हुआ है डाले तो मैंने डोले पढ़ा है, ठीक है। मजबूत डोले इसकी शख्सियत को और भी निखार रहे थे। वैसे इधर मसल्स होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो लफ्ज़ लिखा है ना, मैंने उसको ही सही करके पढ़ दिया, ठीक है। इसके जिस्म से मर्दाना परफ्यूम की उड़ती हुई महक मिरा के जिस्म की धड़कनों में हलचल मचा रही थी। प्लीज़ आप मुझे जाने दें। वो रो रही थी और इसकी भीगी हुई गहनी पलकों पर आंसू शबनम के मोतियों की तरह खड़े हुए थे। इसका मासूम चेहरा जो डर से और भी खूबसूरत लग रहा था और रोते हुए इसकी नाजुक पंखुड़ियों के जैसे होंठ कांप रहे थे। बीवी, चुप कर जाओ, क्यों इस तरह रोकर तुम मुझे बहका रही हो? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ और थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वजूद को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तो जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी दस्तरस में लाने का था, मगर तुम्हारे अड़ियल भाई की ज़िद ने तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ और महीनों की दूरी मुकर्रर कर दी है। मगर बीवी, इस तरह तुम्हारे रोने से तुम्हारा हुस्न और भी कातिल लग रहा है और मुझे अपनी तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींच रहा है। बीवी, मुझे आपको अपने करीब करने के पूरे इख्तियार हासिल हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपका रोता हुआ हुस्न मुझे मेरे हक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। लिटरली मैं ना तकरीबन हाफ लेटी हुई थी। मैं उसकी डायलॉग्स पढ़ के ना आहिस्ता 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 खड़ी होने शुरू, यानी ना बैठना शुरू हो गई हूँ। यानी ऐसा ही कोई मज़े मज़े के डायलॉग्स हैं, मेरी हंसी भी नहीं रुक रही। यानी ऐसे लग रहा है मेरा सिरों खून बढ़ रहा है। शायद आपका भी यही हाल हो। बेहतर है कि बीवी चुप कर जाओ। शाहमीर इसके नज़दीक होकर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए हुए खड़ा बहुत ही कम आवाज़ से बोल रहा था। मिरा शाहमीर के बहके हुए अंदाज को देखकर डरकर पीछे हुई थी। शाहमीर की मर्दाना शख्सियत और इसके अंदाज को देखकर मिरा भी सहमी हुई थी। रोमान शाह ने अपनी बहन को बहुत ही अच्छी तरबियत देकर 4 दीवारों के अंदर अपनी हिफाजत में चुकन्ना होकर पाला था। मिरा ने आज तक कभी किसी मर्द को अपने इतने नज़दीक नहीं पाया था, इसीलिए अब बेशक इसके इतने नज़दीक खड़ा शख्स इसका महरम था, मगर फिर भी मिरा बेहद घबराई हुई और बहुत नर्वस थी। ऊपर से एएसपी की मजबूत पर्सनैलिटी के सामने मिरा बिल्कुल बच्ची लग रही थी। शाहमीर के इतने करीब होने से जैसे ही डरकर पीछे हुई, शाहमीर ने इसकी कमर के पीछे से हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए दरवाजे के साथ लगा दिया था। ये आप क्या कर रही हैं? वो तेज़ सांसों के साथ अटक अटक कर बोल रही थी। अपनी बीवी की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ। मिरा, मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए, प्लीज़ दूर होकर बात करें। वो अपने हाथों से इसके सीने पर जोर देते हुए इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे करीब होकर ही बात करनी है, ताकि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुम पर अपना हक जता सकता हूँ। शाहमीर के जज्बातों से चूर सांसें मिरा के चेहरे को झुलसा रही थीं। शाहमीर के करीब होने से मिरा का गला खुश्क हो गया। इसके हलक से धूप नीचे नहीं उतर रही थी। सांसें इतनी तेज़ थीं कि एक सांस को पूरी तरह से बेचारी ले भी नहीं पाती थी कि दूसरी सांस इस पर चढ़कर बाहर निकलने को तैयार थी। इसको अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। इसके हाथ की हथेलियाँ पसीने से गीली हो रही थी। मिरा के इतना नज़दीक आने वाला शाहमीर पहला मर्द था। इसके भाई ने तो इसको इस तरह से पाला था कि किसी भी गैर महरम को इसके पास भटकने तक नहीं दिया था। शाहमीर की तेज़ नज़र मिरा की हर हरकत को नोट कर रही थी और इसकी हर अदा साबित कर रही थी कि इसकी मासूम बीवी दुनिया से
बहुत दूर है। इसकी उखड़ी हुई सांसें, झुकी हुई पलकें और कांपता हुआ बदन इस बात का सबूत था कि इसके वजूद पर अपना हक जमाने वाला पहला शख्स इसका शौहर था। मीरा की गर्म सांसें शाहमीर की गर्दन पर पड़ रही थीं। शाहमीर के सामने मीरा की हाइट बहुत छोटी लग रही थी, इसलिए शाहमीर अपना चेहरा इसके ऊपर झुकाए हुए खड़ा था। शाहमीर ने इसकी थोड़ी पर हाथ रखकर इसके चेहरे को ऊपर किया था। एसीपी की छोटी सी जान, तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपसे डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह अपनी होंठ बाहर निकाल कर रो रही थी। हा हा हा। वो अपनी मूंछों को ताव देता हुआ अपनी अनावी लबों से कहकहा लगाकर हंसा था। एएसपी की जान, डरना तो मुझे आपसे चाहिए। आपका ये हुस्न बहुत जानलेवा है और आपकी मासूमियत ने तो एएसपी के दिल में गहरा कोहराम मचा रखा है। प्लीज़ मुझे जाने दें। कैसे जाने दूँ? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे साथ मुलाकात करने का मौका मिला है। कुछ देर तो मुझे अपने दिल और आंखों को ठंडक पहुंचा लेने दो बीवी। शाहमीर ने इसके माथे पर अपने लब रखे थे। प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकता? हक तो मैं इससे भी कहीं ज़्यादा कर रखता हूँ, मगर बेफिक्र रहो। आज सिर्फ चंद एक हकूक़ का इस्तेमाल करूँगा, बाकी के अपने सारे हकूक़ रुखसती के बाद बड़े हक से इस्तेमाल करूँगा। इसने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी दाढ़ी वाली मर्दाना गाल को मीरा की नाजुक गुलाबी फूली हुई गाल पर रब किया था। सी आह, इसके मुंह से आवाज़ के साथ सिसकी निकली थी। शाहमीर की सख्त दाढ़ी मीरा की नाजुक सी फूली हुई गाल पर लगी तो इसकी चुभन से मीरा के मुंह से सी वाली सिसकी निकली थी। एसीपी की नाजुक मिजाज बीवी, कुछ खा पी कर अपनी जान बनाए। तुम्हारी हालत तो बहुत काबिल रहम है। मीरा के कांपते हुए वजूद को अपनी बाहों में कसे हुए अपने साथ लगाते हुए बोला। मीरा पर इस कदर कपकपी तारी थी कि इससे कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। तुम तो मेरी इतनी सी गुर्बत से ही कांपने लगी हो बीवी। जब पूरा एसीपी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और तुम्हें अपनी गुर्बतों से मुतारिफ करवाएगा तो फिर तुम क्या करोगी? मैं तो ये सोच कर ही डर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दें, भाई बहुत नाराज़ होंगे। मीरा के मुंह से घबराहट के मारे प्लीज़ भी अच्छी तरह से नहीं निकल रहा था। बीवी, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भाई को हमारे बीच से हटा सकती हो। शाहमीर बार बार रोमान शाह के नाम से चिढ़कर थोड़ा सख्ती से बोला था और इसका नतीजा ये निकला कि इसकी थोड़ी सी सख्ती वाली आवाज़ से मीरा के रोने में तेज़ी आ गई और वो सिसकियाँ भरना शुरू हो चुकी थी, जिससे एसीपी घबरा गया। इसे मीरा का वो वक्त याद आ गया जब मीरा रोमान शाह की थोड़ी सी ऊंची आवाज़ से डरकर बेहोश हो गई थी। और अगर इस वक्त मीरा बेहोश हो जाती तो एसीपी भी शाहमीर को अच्छी तरह से पता था कि लेने के देने पड़ जाएंगे। वो अड़ियल दिमाग रोमान शाह यहाँ पर फसाद खड़ा कर देता अगर इसकी बहन को ज़रा सा भी कुछ हो जाता तो। मीरा प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। रोना बंद करो और अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ पर ही तुम्हारी रुखसती करवा कर तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूँगा। नहीं, मैं बेहोश नहीं होऊंगी, मगर आप मेरी रुखसती नहीं करवाएंगे। मुझे रुखसत होकर आपके पास नहीं आना। वो नफ़ी में सर हिलाते अपनी हथेलियों से अपने आंसू को रगड़कर साफ करने लगी थी। इसके आंसू साफ करने की स्पीड देखकर शाहमीर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। क्यों जी, तुमने मेरे पास रुखसत होकर क्यों नहीं आना? क्योंकि आप बहुत बड़े हैं और मुझे आपको देखकर बहुत डर लगता है। हा हा हा, वेरी इंटरेस्टिंग। वो खिलखिलाकर कहकहा लगाकर हंसते हुए बोला था। शाहमीर इतना खिलखिलाकर हंसा था कि हंसते हुए इसकी आंखों में पानी भर आया था। अब मैं जितना भी बुरा हूँ मगर मेरी नाजुक मिजाज बीवी आपका शोहर हूँ और आपको हर सूरत रुखसत होकर मेरे पास ही मेरी दस्तरस में आना है। मैं नहीं आऊँगी। वो बहुत छोटी छोटी सिसकियाँ लेती हुई और साथ लगे हाथ अपने हर आंसू को साफ करते हुए बीच में बोली थी। तो मैं ज़बरदस्ती ले आऊँगा, मैं बहुत रोऊंगी, तो मैं बहुत सारा प्यार करके चुप करवा लूँगा। मैं फिर भी चुप नहीं करूँगी तो फिर मैं और ज़्यादा प्यार करूँगा। आप बहुत गंदे हैं मगर तुम बहुत अच्छी हो। मैं भाई को बता दूंगी। अगर ऐसी जुर्रत भी की तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें रुखसत करवा कर अपने पास हमेशा हमेशा के लिए ले आऊँगा। फिर रोज़ तुम्हें तुम्हारा एसीपी इतना ही करीब मिलेगा। वो मीरा को अपने साथ
फिर रोज़ तुम्हें तुम्हारा एसीपी इतना ही करीब मिलेगा। वो मिरहा को अपने साथ कसे हुए अपने साथ लगाकर खड़ा हुआ था। मिरहा इसकी कस्टडी से निकलने के लिए अपनी कोशिश जारी रखे हुए थी, जो कि बिल्कुल नाकाम साबित हो रही थी। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने में कितना टाइम रह गया है? शामिर मिरहा के गालों पर अपने हाथ की पुष्ट लगाते हुए आंखों में आंखें डालकर पूछ रहा था। एग्ज़ाम्स में 6 महीने रह गए हैं, मगर मुझे और आगे पढ़ना है। इतना पढ़कर मेरी नाजुक सी बीवी ख़त्म हो जाएगी। बहुत पढ़ाई कर ली, इतनी ही काफ़ी है। बस 6 महीने से ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा। मगर मुझे डॉक्टर बनना है। छोटी सी तुम्हारी जान है और डॉक्टर बनकर तुमने क्या करना है? वो बड़ी मोहब्बत से इसके चेहरे पर नज़रें मरकूज़ किए हुए खड़ा था। शाहमीर ने अपने दोनों हाथ मिरहा की कमर पर बहुत मजबूती से बांधे हुए थे और मिरहा ने अपने दोनों हाथ ना चाहते हुए भी एसीपी शाहमीर के सीने पर रखे हुए थे, क्योंकि शाहमीर ने कुछ इस अंदाज से इसे अपने साथ लगा रखा था कि मिरहा के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करूंगी, आपको इतना भी नहीं पता? शाहमीर के सवाल से तंग आकर मिरहा ने गुस्से से शाहमीर की तरफ देखते हुए जवाब दिया था, मेरी प्यारी बीवी, पहले अपने शौहर का इलाज तो कर लो, जो तुम्हारी इश्क के मर्ज में गिरफ्तार हो गया है। इसके बाद फिर बाकी मरीजों के बारे में भी सोच लेना और बन लेना डॉक्टर। शाहमीर की नज़रें बार बार मिरहा के पिंक नाजुक से होंठों पर जाकर ठहर रही थीं और इसका दिल बार बार बगावत करने पर उकसा रहा था। ऊपर से शाहमीर के दिल को इस बात का इत्मीनान था कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा। वो इसके निकाह में है, बीवी है इसकी, पूरा हक है इसे। वो अपने दिल की बात मान कर मिरहा के लबों पर झुकने ही लगा था कि इसके फ़ोन की बेल बजने लगी। शाहमीर ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकालकर इसकी स्क्रीन पर नंबर देखा था। एक ठंडी सांस फिजा में छोड़ते हुए इसने फ़ोन यस करके अपने कान को लगाया था। मिरहा मौका देखकर रूम से बाहर निकलने लगी थी कि शाहमीर ने इसकी कमर में हाथ डालकर वापस इसे अपने साथ लगाया और आईब्रो को उठाकर आंख के इशारे से इसे बाहर जाने से मना किया। पापा, आप कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकते? मैं बाद में बात करता हूँ। शाहमीर ने अपने पापा का फ़ोन उठाते ही कहा, एसीपी साहब, मैं तो इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर तुम्हारी ज़ुबान में अड़ियल घोड़ा, जो तुम्हारा हो चुका बहनोई और होने वाला साला है, वो कब से अपनी माँ को घूर घूर कर मिरहा के बारे में पूछ रहा है और इसके चेहरे के सख्त तासुरात देखकर लग रहा है कि अगर आने वाले 10 मिनट में इसकी बहन इसके सामने ना हुई तो वो पूरा घर सर पर उठा लेगा। और तुम्हारी माँ को भी बड़ी मुश्किल से मैंने अपने साथ बिजी किया हुआ है। वो कब से जान छुड़ा कर जाना चाह रही हैं कि मिरहा का सूट वॉश हो गया है और मुझे जाकर इसे देना है। वो बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही है और मेरी गुजारिश है एसीपी साहब कि आप तशरीफ़ नीचे ले आएँ। आपकी बीवी को बहुत जल्दी हम रुखसत करवा कर ले आएंगे। बाकी की बातें आप रुखसती के बाद कर लेना। शाहमीर और इसके पापा में बहुत अच्छी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी, इसलिए शाहमीर दोस्तों की तरह अपने पापा से अपनी हर बात शेयर कर लिया करता था। पापा, मुझे सिर्फ 10 मिनट का और टाइम दीजिए। शाहमीर, बेटा, समझने की कोशिश करो, आज हमारी बेटी की रुखसती है और मैं नहीं चाहता कि आज का दिन किसी भी तरह की बदमज़गी हो। पापा, आप भी फिक्र नहीं, कोई बदमज़गी नहीं होगी, मैं 10 मिनट के अंदर आपको मिलता हूँ, कहकर शाहमीर ने टक करके फ़ोन बंद कर दिया। एक तो तुम्हारे भाई ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, एसीपी मैं हूँ और वो हरकतें पुलिस वाली तुम्हारे भाई की हैं। 10 मिनट ये बंदा अपनी बहन से दूर नहीं रह सकता, तो जब मैं हमेशा के लिए तुम्हें रुखसत करवा कर अपने पास ले आऊँगा, फिर तो मेरे ख्याल से ये सुबह शाम मेरे घर के चक्कर लगा लगा कर मेरा जीना हराम कर देगा। प्लीज़, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप मेरे भाई के बारे में कोई भी गलत बात मत किया करें। भाई की चमची, अब भाईनामा बंद करने का वक्त आ गया है। अब से तुम घर जाकर शौहरनामा याद करना। शाहमीर ने इसकी कमर पर दबाव देकर झटके से इसे अपने साथ लगाया था। आह, मेरी कमर से हाथ हटाएं, मुझे दर्द हो रहा है। वो शाहमीर के सख्त हाथ की गिरफ्त की दर्द से कर्रा उठी थी। तुम मेरे एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दो। इस सवाल ने मेरे दिल में बहुत कुलबली मचा रखी है। मिरहा, एक बात मैं पहले ही बता देता हूँ कि मुझे मेरे सवाल का जवाब सच में चाहिए। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। ये मत भूलना कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। सच और झूठ में फ़र्क करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। शाहमीर के चेहरे पर काफ़ी सख्त तासुरात थे ये सवाल पूछते हुए। मिरहा, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की तरफ से
तुम लोगों की तरफ से एक मेहमान आया हुआ है जो शक्ल से काफ़ी सुलझा हुआ लग रहा है। वो कौन है और इसका तुम्हारे साथ क्या कनेक्शन है? आप किसके बारे में पूछ रही हैं? मिरहा ने बहुत हैरानी के साथ डरती डरती ये सवाल शाहमीर से पूछा था, जिसने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ है। अच्छा, वो शाहज़ेब भाई हैं। शाहज़ेब भाई। मिरहा के मुंह से भाई सुनकर शाहमीर के दिल को ठंड पहुंची थी, इसलिए वो शाहमीर भाई को दोहराते हुए मुस्कुराया था। हाँ, कौन है वो? रोमान भाई के दोस्त हैं। और घर में इसका कितना आना जाना है? वो हमारे घर में क्यों आएंगे? बस कभी कभी जब अम्मी की तबीयत ख़राब हो तो इस वक्त वो रोमान भाई के साथ सिर्फ अम्मी का चेकअप करने के लिए आते हैं और भाई इसे अपने साथ ही लेकर चली जाती हैं। और जब वो घर आता है तो तुमसे बात करता है। नहीं, मगर आप क्यों पूछ रही हैं? मिरहा, फ़िलहाल सवाल नहीं, सिर्फ मेरी बातों का जवाब दो। नहीं, वो मुझसे बातें नहीं करता और ना ही भाई को मेरा यूं किसी गैर मर्दों से बातें करना पसंद है। वेरी गुड। इसका मतलब तुम्हारा भाई जितना अड़ियल और ज़िद्दी है, इतना गैरतमंद भी है। आज पहली बार रोमान शाह की किसी बात ने शाहमीर के दिल को टच किया था। बस मिरहा, एक सवाल और, कभी इसने तुम्हें फ़ोन किया हो या रोमान शाह से चोरी छुपे तुम्हें प्रपोज़ किया है तो मुझे आज ही बता दो। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि इस बात को छोड़ दूँगा। मुझे कल को अगर कोई भी ऐसी बात पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो पुलिस वाले अंदाज से धमकी देते हुए बोला था। वो क्यों करेगा मुझे प्रपोज़? कितनी गंदी बातें करती हैं आप। और क्यों मैं चोरी छुपे? शाहमीर भाई, शाहमीर नहीं, शाहज़ेब, वो तो उसका शोहर है। शाहज़ेब भाई से फ़ोन पर बातें करूँगी। मैंने तो आपका फ़ोन भी जब आया था मैंने तो वो भी अम्मी जान को बता दिया था, तो फिर मैं शाहज़ेब भाई से क्यों चोरी छुपे बातें करूँगी? वो मासूमियत से रोते हुए जवाब दे रही थी और इसकी मासूमियत पर इस वक्त शाहमीर का मर मिटने को दिल चाह रहा था। शाहमीर की पुलिस वाली तेज़ नज़र मिरहा की सच्चाई को देख रही थी। वो जिस तरह से तड़प कर रो रही थी, इसके हर आंसू में इसकी सच्चाई शाहमीर बासानी देख सकता था। मैंने अपने मुंह के अंदर ही बोल लिया लफ्ज़। सॉरी सॉरी माई ब्यूटीफुल वाइफ। बस मैंने कुछ ऐसा देखा था जिसकी वजह से ये सवाल पूछना लाजमी हो गया था। असल में जब से मिरहा यहाँ पर आई थी शाहमीर की नज़र मुसलसल मिरहा पर थी, और क्यों ना होती, आखिर बीवी थी इसकी, निकाह हो गया था और वो इसे देखने का पूरा हक रखता था। मगर शाहमीर ने ये चीज़ नोट की थी कि शाहज़ेब की नज़र भी मुसलसल मिरहा की तरफ ही उठ रही थी। इसकी नज़रों के जाविये को समझते हुए शाहमीर के दिल में आग लग गई थी। वैसे तो इसका दिल बार बार गवाही दे रहा था कि मिरहा जितनी मासूम है इसका इस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, और जिस किस्म के मिजाज का बंदा रोमान शाह है, शाहमीर का दिल इस बात की भी गवाही दे रहा था कि वो कभी अपनी बहन को इतनी आज़ादी नहीं दे सकता कि वो किसी शख्स से अपनी पसंद का रिश्ता बनाए। मगर फिर भी वो अपने दिल की तस्कीन के लिए एक बार मिरहा से ये सवाल पूछना चाहता था। मिरहा, प्लीज़ रोना बंद करो। एक तो बीवी, तुम बात बात पर रोना शुरू हो जाती हो। चुप हो जाओ, नहीं तो नीचे जाओगी तो सब तुम्हारी रोई हुई आंखों का पूछेंगे तो क्या बताओगी कि तुम क्यों रो रही थी? मिरहा के माथे पर बड़ी मोहब्बत से शाहमीर ने अपने लब रखते हुए माथे को चूमा था। मिरहा के चेहरे पर इस वक्त हया के बेशुमार रंग बिखरे हुए थे। वो मिरहा के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिए हुए बड़ी हसरत से इसे निहार रहा था। मिरहा, तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम्हें छूने का, प्यार करने का और अपनी सांसों से ज़्यादा करीब करने का हक सिर्फ एसीपी शाहमीर मलिक को है। खुद को संभाल के रखना सिर्फ मेरे लिए, और इस शाहज़ेब भाई से दूर रहना, क्योंकि जितना मैं अपने तजुर्बे से देख सकता हूँ इसकी नज़रों में कुछ तो ऐसा था जो मेरे दिल में चुभ रहा था। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई भी आपकी तरफ नज़रें उठाकर देखे। तुम मेरी हो और बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपने घर रुखसत करके ले आऊँगा और तुम्हें अपनी निगाहों में इस तरह से छुपा लूँगा कि कोई नज़र तुम तक ना पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह, सांस ले रही हूँ। तब तक तुम खुद को मेरी ईमान समझकर अपनी हिफाजत करना। और अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर तक मामा आ जाएंगी तो तुम भी चेंज करके नीचे आ जाना। और हाँ, अपनी इस वाली गाल को ज़रा दुपट्टे से ढांप के रखना। शाहमीर ने उसकी राइट साइड वाली गाल को हाथ से टच करते हुए कहा था। पता नहीं क्या बनेगा तुम्हारा। मेरे इतने से टच करने से तुम्हारी नाजुक गाल पर निशान पड़ गए हैं। मुझे तो लगता है जब जब मैं तुम्हारे करीब आकर तुमसे प्यार करूँगा
इसके बाद 15 दिन तक तुम कमरे से निकलने के काबिल नहीं रहोगी और ना ही किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक होगी। गुड बाय मेरी नाजुक मिजाज बीवी। वो मिहा के गाल को चूमते हुए हंसता हुआ रूम का गेट खोलकर बाहर जाने लगा था कि बीवी रात को मेरे फ़ोन का वेट करना और मेरी पहली बेल पर फ़ोन उठा लेना, ये मेरा हुक्म है। और मेरा हुक्म रद्द करने की सूरत में बतौर में सॉरी और मेरा हुक्म रद्द करने की सूरत में बतौर सज़ा आपकी रुखसती करवा कर मैं ले आऊँगा, ये हमेशा याद रखना। मिरहा ने शाहमीर की धमकी पर डरते हुए हाँ में सर हिलाया था। शाहमीर अब मिरहा से बात मनवाने के लिए रुमान शाह को मारने की धमकी नहीं दे रहा था, क्योंकि इसे अंदाज़ा हो गया था कि मिरहा अपने भाई से बहुत प्यार करती है और जब वो इसके भाई की जान की धमकी देता है तो मिरहा बहुत डर जाती है। और शाहमीर मिरहा को डराना नहीं चाहता था, ना ही इसे कोई तकलीफ़ देना चाहता था, इसलिए इसने अब इसे रुखसती की धमकी देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मिरहा रुखसती का सुनकर भी डर जाती थी। शाहमीर के जाने के बाद मिरहा ने अपनी गाल को ड्रेसिंग के मिरर में देखा था, जिस पर शाहमीर की दाढ़ी की रगड़ने से लाल रैश पड़ गए थे। हालांकि बेचारी ने बहुत आराम और मोहब्बत के साथ अपनी गाल को मिरहा के गाल से रगड़ा था। कुछ देर बाद मिरहा ड्रेस चेंज करके नीचे आ गई। रुमान शाह ने गुस्से वाली नज़र से मिरहा की जानिब देखा था। मिरहा ने अपने भाई की डर से आंखें नीचे झुका ली थी। रुमान शाह पता नहीं कैसे अपनी माँ के दबाव में आकर चुप बैठा हुआ था। रुमान शाह ने इशारे से मिरहा को अपने पास बुलाया था। मिरहा डरते हुए छोटे छोटे कदम लेकर अपने भाई के पास आ गई। रुमान शाह ने इशारे से इसे अपने पास बैठने को कहा था। कहाँ थी तुम भाई? मेरी ड्रेस पर सालन गिर गया था, मैं वो वॉश कर रही थी। इतना टाइम लगता है ड्रेस को वॉश करने में? वो आहिस्ता आवाज़ में मिरहा को डांट रहा था और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था इसके चेहरे के जाविये को कोई समझ ना सके। मगर रुमान शाह का गुस्सा था जितना भी छुपा लेता, इसके चेहरे से नज़र आ रहा था कि वो कोई गुस्से वाली बात मिरहा से कर रहा है। मिरहा नज़रों को झुकाए हुए चुपचाप अपने भाई की डांट सुन रही थी। थोड़ा दूर मेहमानों के पास खड़ा शाहमीर सारा मंजर देखकर मुस्कुरा रहा था। रुमान शाह, तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर तुम्हारी इस गैरतमंदी को एसीपी दिल से सल्यूट करता है। मिरहा अपने रोमान शाह तुम्हारे साथ लाख इख्तलाफात सही, मगर तुम्हारी इस गैरतमंदी को एसीपी शाहमीर सल्यूट करता है। शाहमीर अपने दिल में ये सोचकर मुस्कुरा रहा था। खाना खाने के बाद अब मीरब की रुखसती का वक्त आ गया था। रुखसती के वक्त मीरब की माँ इसे गले लगाकर बहुत रो रही थी। मलिक ज़ुबैर की आंखें भी अपनी बेटी की रुखसती पर छलक आई थीं। मीरब अपनी माँ और बाप के गले लगकर बहुत रोई थी। अब वो अपने भाई के गले लगे हुए रोई जा रही थी। शाहमीर के गले लगी हुई मीरब को रोता हुआ देखकर रुमान शाह का दिल कर रहा था कि वो जाकर कहे कि चुप कर जाओ, अभी तो तुम्हें मैंने सारी ज़िंदगी रुलाना है, तो इसलिए यहाँ पर अपने आंसू मत जाया करो। शाहमीर ने अपनी बहन के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए इसे सुखी रहने के लिए दुआ दी थी। इसे रुमान शाह के साथ गाड़ी में बिठा दिया था। बहन जी प्लीज़ मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसने बचपने में जो भी कदम उठाया इसे माफ़ कर दीजिएगा, मगर ये सच है कि वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। मीरब की माँ रुमान शाह की माँ से बहुत आहिस्ता आवाज़ में साइड पर ले जाकर कह रही थी, बहन जी आप परेशान ना हो, मीरब अब से आपकी नहीं मेरी बेटी है। मैं इसे किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगी, इसे अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। जैसी मीरा मेरी बेटी है वैसे ही मीरब भी मेरी बेटी है। रुमान शाह की माँ मीरब की माँ को तसल्ली देकर मीरब को रुखसत करवा कर गाड़ी में बिठाकर खुद भी साथ आकर बैठ गईं। अब से मीरब की ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा था रुमान शाह के साथ। आज के बाद वो मीरब मलिक की ज़िंदगी छोड़कर मीरब रुमान शाह बनकर रुमान शाह के असूलों पर ज़िंदगी जिएगी। रुमान शाह के पूरे घर को इसकी माँ ने गुलाब के असली फूलों से डेकोरेट करवाया हुआ था, दरवाजे से लेकर बेड तक। मैंने घर कह दिया, शायद अगर मैंने घर कह दिया तो कमरे की बात हो रही है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेट करवाया था, दरवाजे से लेकर बेड तक रेड गुलाब की पत्तियों से रास्ता सजाया गया था। ऑफ वाइट सिल्क की इम्पोर्टेंट बेडशीट बेड पर बिछाई हुई थी और इस पर रेड गुलाब की पत्तियों से हार्ट बनाया कर इसके अंदर चमेली के फूलों से रुमान शाह और मीरब का नाम लिखा हुआ था। बेड की चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियाँ लटक रही थीं। पूरा रूम गुलाब के फूलों की खुशबू से महक रहा था। मीरब को मिरहा और रुमान शाह की माँ रूम में लेकर आईं और बेड पर बिठा दिया और इसके लहंगे को बेड की चारों तरफ फैला दिया। मीरब अपना लहंगा फैलाए हुए बैठी। इस वक्त
खूबसूरत शहजादी लग रही थी। रेड कलर के गुलाबों के फूलों के दरमियान मीरब का स्किन कलर का लहंगा बहुत खिल रहा था। सर पर रेड कलर के दुपट्टे से किया हुआ घूंघट इसे सच में एक खूबसूरत शहजादी का रूप दे रहा था। मीरा, तुम कुछ देर मीरब के पास बैठो और बातें करो। मेरी बेटी बोर नहीं होनी चाहिए। मैं रुमान शाह से ज़रा ज़रूरी बात कर लूँ। रुमान की माँ ने मीरब के माथे को एक माँ की तरह चूमते हुए इसे इस बात का यकीन दिलाया था कि ये घर इसका है और इसे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मीरा और मीरब की अल्हम्दुलिल्लाह मीरा और मीरब को रूम में बातें करता हुआ छोड़कर रुमान शाह की माँ रूम से बाहर आ गई। बाहर अहमद और डॉक्टर शाहजेब की फैमिली मौजूद थी। शाहजेब की फैमिली में सिर्फ इसकी माँ और अब्बू थे। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और अहमद की फैमिली में इसकी माँ और एक बहन थी। बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था। बहन शादीशुदा थी और इसके 2 बच्चे भी थे और वो लाहौर में सेटल थी। इसलिए अहमद अपनी माँ के साथ आया था और डॉक्टर शाहजेब अपने अम्मी अब्बू के साथ। रुमान शाह भी इस वक्त अहमद और शाहजेब के साथ बैठा हुआ गप्पे मार रहा था। इन तीनों में इस बात को लेकर बहस छिड़ी हुई थी कि अहमद अब वापस हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना चाहता था। इसके कहने के मुताबिक अब वो ठीक था, मगर डॉक्टर शाहजेब और रुमान शाह इसे इस शर्त पर हॉस्पिटल से लेकर आए थे कि वो रुखसती के बाद वापस हॉस्पिटल में ही एडमिट होगा, क्योंकि अभी अहमद का इलाज मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी इसे और 2 महीने तक इलाज की ज़रूरत थी। रुमान शाह ने इसे अपनी शर्त याद दिलाई थी। इसने कहा था कि वो बहुत अच्छी तरीके से अपना इलाज करवाएगा और फिर रुमान शाह बदले में इससे इसकी मोहब्बत रिशा लाकर देगा। आखिर काफ़ी बहस के बाद रुमान शाह और डॉक्टर शाहजेब ने अहमद को अपनी बात पर आमादा कर लिया था और अहमद यहाँ से सीधा डॉक्टर शाहजेब के साथ हॉस्पिटल जाएगा और दोनों के माँ बाप अपने अपने घर जाएंगे। ये फैसला तय पाया था। रुमान शाह की माँ ने बहुत अच्छे तरीके से मेहमानों को रुखसत किया और अब वो रुमान शाह को अपने साथ लेकर अपने रूम में आ गई थी, क्योंकि बाहर घर के मुलाजमीन मौजूद थे। इसलिए वो अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहती थी। रुमान बेटा, मैंने मीरब की माँ से वादा किया है कि मैं मीरब को अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। जिस तरह से मैं मीरा को कोई तकलीफ़ नहीं होने दी थी, इसी तरह से मैं मीरब को भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी। अम्मी जान, आप मुद्दे की बात पर आएँ। आप मुझसे क्या चाहती हैं? रुमान शाह को कुछ अंदाज़ा था कि इसकी माँ इससे क्या कहने वाली हैं। रुमान शाह अपनी माँ के नरम दिल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था। रुमान बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये वादा पूरा हो। तो अम्मी जान, मैंने कब मना किया है कि आप मीरा को अपनी बेटी ना बनाएं? आप इसको अपनी बेटी बनाएं, इस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करें। मैं आपको मना नहीं करूँगा। रुमान बेटा, तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, इसलिए मेरी बात को पलटो मत। अम्मी जान, आप मुझसे क्या तवक्का करती हैं कि मैं इस लड़की पर अपनी मोहब्बतें निछावर करूँ? तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि वो लड़की ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है और रुमान शाह अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल होने वाले लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। रुमान, वो लड़की अल्लाह की मर्ज़ी से रुमान, वो लड़की अल्लाह की मर्ज़ी से तुम्हारे नसीब में लिखी गई थी, इसलिए वो तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हुई है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि वो लड़की ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होकर तुम्हारे साथ बन सकती है? अल्लाह की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। रुमान, अल्लाह ताला के इस फैसले को खुशी खुशी कबूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। कब तक गुजरे वक्त की तल्ख यादों को अपने अंदर नासूर बनाकर ज़िंदा रखोगे? अम्मी जान, प्लीज़, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गुजरे हुए वक्त को मुझे याद मत दिलाया करें। रुमान, कैसे न याद दिलाऊं? तुम आज भी वहीं पर खड़े हो। तुम आगे बढ़ो तो मैं तुम्हें वो वक्त याद ना दिलाऊं। तुमने अपनी ज़िंदगी को इसी घड़ी में कैद करके बंद कर दिया है। अम्मी जान, ऐसा आपको लगता है? मैं इस घड़ी में कैद नहीं हूँ। मैं बहुत आगे निकल आया हूँ और अब मैं पीछे पलट कर देखना भी नहीं चाहता, मगर आप मुझे बार बार माजी में लेकर जाकर मुझे ये एहसास दिलाती हैं कि मैं किस कदर कमज़ोर शख्स था। रुमान बेटा, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम बहुत आगे निकल आए हो? एक माँ की नज़र से देखोगे तो तुम आज भी वहीं पर खड़े हो, और अगर तुम आगे निकल आए हो तो साबित करो। ये मौका है तुम्हारे पास। जाओ और खुले दिल से मीरब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। तो मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें
कभी तुम्हारा कल याद नहीं दिलाऊंगी। मैं मान लूँगी कि मेरा बेटा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। तो अम्मी जान सीधा सीधा कहें कि आप इस लड़की की हमायत में खड़ी होकर अपने बेटे को इमोशनल कर रही हैं। रोमान वो बहुत प्यारी बच्ची है और इसने ऐसी भी क्या गलती कर दी है, बस तुमसे बहुत प्यार करती है और एज में बहुत छोटी है, इसलिए इसने बेवकूफ़ी में खुदकुशी वाली हरकत की। इसके सिवा इसमें कोई ऐसा ऐब नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, एक अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है, तो फिर तुम क्यों इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने को तैयार नहीं हो? रोमान, तुम्हें मेरी कसम, अगर मैंने इसकी आंखों में आंसू देखे तो मैं तुमसे बहुत नाराज़ हो जाऊंगी और मैं ये समझूंगी कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अच्छी बात है अम्मी जान, आप अपनी हर बात इसी तरह से मुझे इमोशनल करके मनवा लिया करें। रोमान चाह के पास भी कोई ऑप्शन छोड़ दिया करें प्लीज़। और ठीक है, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ बड़े बड़े कदम उठाकर अपने रूम की तरफ चल दिया। ये सब इसने अपनी माँ का दिल रखने के लिए कहा था। इसके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर वो अपनी माँ को दिखा देता तो इसकी माँ बेचारी को तो अटैक ही आ जाना था। दिसंबर की सर्दी की रातें थीं और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से बाहर बारिश ने माहौल को और भी ठंडा कर रखा था। रोमान चाह रूम में दाखिल हुआ तो मीरब और मिरहा किसी बात पर हंस रही थीं। मिरहा, बेटा तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, रात बहुत हो गई है। जी भाई। मिरहा अपने भाई का गुस्से वाला चेहरा देखकर 1 मिनट से पहले 9-11 हो गई थी। मीरब, अल्लाह तुम्हारी मेरे भाई की कहर से मदद फरमाए, आमीन। मिरहा दिल में मीरब के लिए दुआ करते हुए बड़े बड़े कदम उठाती हुई अपने रूम में चली गई। तुम मेरे बेड पर बैठी हुई क्या कर रही हो? रोमान शाह ने आते ही मीरब पर कहर बरसाती हुई नज़र डालकर कहा था। मीरब ने रोमान शाह से कोई ज़्यादा तवक्कात तो नहीं लगाई थी, मगर बेचारी ने यह भी नहीं सोचा था कि रोमान शाह इसका इस तरह से इस्तकबाल करेगा। मेरे बेड से नीचे उतरो, बहरी हो गई हो क्या? तुमसे बात कर रहा हूँ। मीरब रोमान शाह के गुस्से से डरती हुई जल्दी से बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। मीरब को इस तरह की गुस्से वाली आवाज़ सुनने की कहाँ आदत थी। इसे तो हमेशा घर वालों ने अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था, फिर चाहे इसकी माँ हो, इसके पापा या इसके भाई शामिर, सब पर चिल्लाना और गुस्सा करना तो मीरब अपना फ़र्ज समझती थी। ऐसे क्या देख रही हो? दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक तो रोमान शाह को पहले ही मीरब से कोई हमदर्दी नहीं थी, ऊपर से इसकी माँ की बातों ने इसके दिमाग का पारा और भी हाई कर दिया था। रोमान शाह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और इनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए माँ के सामने तो बोलने की इसकी हिम्मत नहीं थी। अब सारा कहर मीरब पर ढहा रहा था। शाह, मैं कहाँ जाऊँगी? ये मेरा भी कमरा है। मीरब ने डरते हुए आस्ता सी आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा था। कहाँ? पूरे घर में गरजने वाली मीरब की आवाज़ इस वक्त रोमान शाह के सामने बोलने से कासिर थी। अपनी बकवास बंद करो, ये कमरा तुम्हारे बाप ने मुझे बनवा कर नहीं दिया, जो इस पर तुम्हारा भी हक हो गया है। ये कमरा मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा हक है और मेरे किसी भी चीज़ पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है और ना होगा, समझी तुम? रोमान शाह ने इसके जबड़े को अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ा हुआ था। मीरब बेचारी को तो ऐसा लग रहा था कि आज शादी की पहली रात बेचारी के जबड़े ने तो टूट ही जाना है। अब जल्दी से दफ़ा हो जाओ। शाह, मैं कहाँ जाऊँगी? कहीं भी चली जाओ, बस मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मीरब दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर जाने लगी थी कि रोमान शाह की गरजदार आवाज़ से वहीं पर रुक गई। आज से अपना दिमाग लड़ाना बंद कर दो, तुम्हें रूम से बाहर जाने को किसी ने कहा है? असल में रोमान शाह मीरब को अपनी नज़रों से तो दूर करना चाहता था, मगर मीरब को कमरे से बाहर निकालकर अपनी माँ के गुस्से को और परेशानी को दावत नहीं देना चाहता था। शाह, आपने खुद ही तो कहा है कि मैं आपकी नज़रों से दूर हो जाऊं, तो अगर रूम से बाहर नहीं जाऊं तो आप ही बताएं मैं कहाँ जाऊं? ये प्यार मोहब्बत की घटिया कामों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि किसी मर्द को अपने सामने कैसे झुकाया जाता है। ये खुद खुशी वाला आइडिया मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। जब ऐसे नायाब आइडिया तुम्हारे दिमाग में खुद से आ जाते हैं तो फिर दिमाग लड़ाओगी तो समझ में आ जाएगा कि मेरी नज़रों से दूर इसी कमरे में तुम कैसे हो सकती हो।
बाहर मेरी माँ मौजूद हैं और इनके सामने कमरे के अंदर की कोई बात नहीं जानी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे लिए तो मैं वैसे भी बहुत बुरा साबित होने वाला हूँ, और मेरी माँ के सामने हमारे बीच में होने वाली कोई भी बात अगर तुमने की तो मैं इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा साबित होऊंगा तुम्हारे लिए। मैं आपकी अम्मी के सामने कोई बात नहीं करूँगी, मगर आप मुझे बता दें प्लीज़ मैं कहाँ जाऊँ। शाह, बाहर बहुत बारिश हो रही है। रुमान शाह ने अपनी आंखों का इशारा अपने रूम की बालकनी की तरफ किया था। तो मैं क्या करूं? शाह प्लीज़, मीरब ने इधर आएगा। शाह प्लीज़, मीरब ने इल्तिजाहिया नज़रों से रुमान शाह की तरफ देखते हुए कहा था। क्या? रुमान शाह ने एटीट्यूड से आईब्रो को उठाकर कहा था। शाह, बाहर बहुत सर्दी है, तो फिर मैं क्या करूं? शाह, मेरी गलती क्या है? अपने आप से पूछो। शाह, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर जाओ, सारी रात भीगो बारिश में और करो अपने प्यार को साबित। शाह, मेरे हाथ पर ज़ख्म हैं, वो बारिश के पानी से ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मर ही जाओगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? शाह, मैं मरना नहीं चाहती, आपके साथ जीना चाहती हूँ। पहले मेरे लिए मर के तो दिखाओ। वो तंजिया नज़रों से देखता हुआ सामने बेड पर सीधा लेटा हुआ था। वो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे हुए था। मैंने कहा रूम से दफ़ा हो जाओ, इससे ज़्यादा मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। वो मीरब पर चीखा था। रोमान शाह के गुस्से से डरकर मीरब अपने लहंगे को दोनों हाथों से पकड़ती हुई बड़े बड़े कदम उठाकर बालकनी की तरफ बढ़ रही थी। रोमान शाह के डर से मीरब का पैर लहंगे में अटका और वो मुंह के बल आना, इधर इधर लिखा हुआ है मौका बल हाँ, पैर लहंगे में अटका और वो मुंह के बल ज़मीन के ऊपर गिर गई। आह! अचानक ज़ोर से ज़मीन पर गिरने से मीरब के मुंह से चीख निकली थी। अभी तो शुरुआत है मीरब बीबी, तुम तो अभी से मुंह के बल गिरने लगी। रुमान शाह बेड पर लेटा हुआ बहुत तंज़े अंदाज से मीरब की जानिब देखकर बोल रहा था। कोई बात नहीं शाह, आप चाहे जितनी मर्ज़ी मुझ पर जुल्म कर लें, मेरा आपके लिए प्यार कम नहीं होगा। वो रोते हुए अपनी हथेलियों से अपने आंसू को साफ करते हुए उठकर खड़ी हो गई थी। अभी तो इब्तदाई इश्क है, रोना है क्या? आगे आगे देख होता है क्या? रुमान शाह ने तंज करते हुए मीरब की जानिब देखकर ये शेर बोला था। मीरब जी, इतना आसान नहीं है रुमान शाह के जुल्म को बर्दाश्त करना। तुम मुझसे प्यार कम ना होने के दावे कर रही हो। रुमान शाह तुम्हें इतना मजबूर कर देगा कि तुम मेरे नाम से भी नफरत करोगी और पछताओगी इस वक्त को जब तुमने रुमान शाह के साथ मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। अपनी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन दिन लगेगा तुम्हें, जिस दिन तुम्हारी मुझसे पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है शाह, आप मुझ पर अपने जुल्म की हद कर देना, मैं आपसे अपने प्यार की इंतहा कर दूंगी। बेवकूफ़ लड़की, रुमान शाह आग का नाम है, जितना करीब आओगी जल जाओगी। रुमान शाह ने मीरब के जबड़े को अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ा हुआ था। अपने घर की लाडली बेटी मीरब, जिस पर कभी किसी ने उंगली तक नहीं उठाई थी, इसके जबड़े को जब रुमान शाह ने अपने सख्त हाथ से पूरे ज़ोर से पकड़ा तो तकलीफ से मीरब की आंखों से आंसू की नदियाँ बहने लगी थीं। शाह, मुझे दर्द हो रहा है। मीरब अपनी ज़ख्मी कलाइयों वाले हाथ से रुमान शाह का हाथ अपने जबड़े से हटाने की कोशिश कर रही थी। दर्द देने के लिए ही तो तुम्हें रुखसत करवा कर लाया हूँ, वरना कौन सा रुमान शाह तुम्हारी मोहब्बत में मरा जा रहा था। रुमान शाह ने मीरब को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए झटके से इसके मुंह को छोड़ दिया था। मीरब के दोनों कलाइयों पर अभी तक ड्रेसिंग की पट्टियां बंधी हुई थीं, क्योंकि अभी इसके ज़ख्म ताज़ा थे। मीरब रोती हुई बालकनी का गेट खोलकर बाहर आ गई। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। दिसंबर की सर्दी थी और साथ में तेज़ चलती हुई हवाएं सर्दी की शिद्दत को और भी बढ़ा रही थीं। बाहर ऐसी कोई चीज़ नहीं पड़ी थी जिस पर मीरब बैठ सकती, और बारिश में भीगने की वजह से मीरब को और भी ज़्यादा ठंडक लग रही थी। इसका पूरा बदन कांप रहा था। गीले बदन पर बहुत ठंडी हवा का झोंका पड़ता तो मीरब के होंठ कँपकँपाने लगते थे। वो अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे हुए कांपती हुई दीवार के साथ खड़ी थी। मीरब की माँ सर्दियों में मीरब का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि बचपन से ही मीरब को बहुत जल्दी ठंड लग जाया करती थी। अगर आज मीरब की माँ अपनी लाडली बेटी को यूँ दिसंबर की रात में यूँ बाहर लवारसों की तरह बारिश में फेंकते हुए देख लेती, भीगते आएगा मुझे लगता है, हाँ फेंकते नहीं आएगा लेकिन लिखा फेंकती है, लवारसों की तरह बारिश में भीगते हुए देख लेती तो इसकी माँ की तो जान ही निकल जाती। मीरब
मीरब काफ़ी देर तक कांपते हुए वजूद को लिए दीवार के साथ खड़ी रही, मगर इसके बाद इसका जिस्म सुन्न होने लगा था। इसे उम्मीद थी कि शायद रोमांचा को इस पर तरस आ जाए और मीरब को अंदर बुला ले, मगर इस बेचारी को ये नहीं पता था कि रोमांचा पत्थर दिल वाला इंसान है। वो इसकी नाजुक सी जान पर रहम नहीं खाएगा। मीरब का जिस्म सर्दी की शिद्दत से सुन्न पड़ने लगा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। वो अपना सर घुटनों में देखकर बैठी हुई थी। शाह, मुझे नहीं पता था कि किसी को प्यार करने की और चाहने की इतनी बड़ी सज़ा भी होती है। वो अपने कांपते होंठों और बंद आंखों से अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर हल्का सा मुस्कुराते हुए सोच रही थी। शाह, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि आप हर रोज़ भी अगर मुझे इसी तरह ठंड में और बारिश में बाहर बिठा देंगे तो मैं उफ तक नहीं करूँगी। शाह, मीरब को अपनी मोहब्बत की कसम, अगर मैंने आपको अपनी मोहब्बत से इतना मजबूर नहीं कर दिया कि आपको मीरब के बिना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। मीरब इस वक्त ठंड से मरे जा रही थी और इसी तकलीफ़ में वो अपने दिल से अहद कर रही थी कि वो रुमान शाह के दिल में अपनी मोहब्बत उजागर कर देगी। रुमान शाह, मीरब ने भी आज तक अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को चाहा है इसे हासिल कर लिया है, इसलिए शायद मेरे अल्लाह ने आपको भी मेरे नसीब बना दिया। अब आप माने या ना माने शाह, मगर आप मीरब के हैं और मीरब आपकी। मेरे दिल में तो आपकी मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा है और मेरा वादा है कि एक दिन मैं आपके पत्थर दिल को अपनी मोहब्बत से इतना मोम बना दूंगी कि आपके दिल में भी मेरी मोहब्बत की नदियाँ बहने लगेंगी। मीरब के जिस्म में दर्द की रीसें उठने लगी थीं। बिरहा की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी थी और बिरहा के कॉलेज से काफ़ी छुट्टियां भी हो चुकी थी, इसलिए मिरहा अपनी बुक लेकर रूम में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मिरहा को पढ़ाई का बहुत शौक़ था और अपनी मेहनत और लगन से हमेशा वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक ज़्यादातर अव्वल पोजीशन ही लेकर आती थी। मिरहा को बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मिरहा कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेडिकल में दाखिला लेना चाहती थी। मिरहा पूरे जोश के साथ किताब खोलकर पढ़ाई में मगन थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद अब मिरहा का थकन और नींद से बुरा हाल हो चुका था। आज रुखसती में सारा दिन की भाग दौड़ में मिरहा बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब वो आराम से सोना चाहती थी। सुबह वैसे भी संडे था कि इसके फ़ोन पर रिंग हुई। मिरहा को अब अच्छी तरह से अंदाज़ा था कि इस वक्त इसके नंबर पर किस बेआराम शख्स का फ़ोन आ सकता है। ओ फल्लाह जी, इस बंदे को रात को ही फ़ोन करना क्यों याद आता है? क्यों ये शख्स ना तो खुद आराम की नींद सोता है ना दूसरों को सोने देता है। मिरहा अपने फ़ोन की स्क्रीन पर एसीपी शामिर का नाम देखकर गुस्से से अपने मुंह पर चादर लेकर बड़बड़ा रही थी। फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसे रिसीव करने के बाद मिरहा ने 1 सेकंड से पहले फ़ोन ऑन करके अपने कान को लगा लिया था। बीवी, तुम्हें मेरी कोई भी बात बिना धमकी के समझ क्यों नहीं आती? शामिर ने मिरहा को फ़ोन पर ये धमकी दी थी कि अगर इसने शामिर का फ़ोन नहीं उठाया तो वो इसको इससे मिलने इसके घर आ जाएगा। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी मिरहा के फ़ोन उठाने पर एसीपी ने मिरहा से सवाल किया, क्योंकि मैं सोने लगी थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मगर एसीपी ये जान, जब से तुम एसीपी को मिलकर गई हो मुझे तो ना सुकून आ रहा है और ना ही मेरी आंखों में नींद आ रही है। तो फिर मैं क्या करूं? मुझे तो नींद आ रही है ना, तो आने दो। जब तक मुझे नींद नहीं आएगी मैं तो तुम्हें सोने नहीं दूंगा। मगर सच मुझे बहुत नींद आ रही है। मगर मुझे सच में नींद नहीं आ रही। शामिर ने मिरहा के अंदाज में ही इसकी नकल उतारी थी। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं क्या कर सकती हूँ? मिरहा ने रोने वाली आवाज़ से कहा था, क्योंकि मिरहा को सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ। नहीं, मैं वीडियो कॉल नहीं उठाऊँगी। मिरहा तो शामिर की आज की मुलाकात को ही सोचकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह दोबारा शामिर को वीडियो कॉल पर देख पाती। बीवी, क्या तुम्हें आदत है मेरी बात को रद्द करने की? जब मैंने कहा है कि वीडियो कॉल उठाओ तो मेरे ख्याल से तुम्हें आराम से मेरी बात मान जानी चाहिए। आखिर शोहर हूँ तुम्हारा, इतना तो पता होगा कि शोहर की बात को रद्द करना गुनाह है। माना कि तुम मुझसे 12 साल छोटी हो, मगर इतनी बच्ची नहीं हो कि तुम्हें शोहर के रुतबे का पता न हो। शामिर की उम्र 34 साल में से 34 साल थी और मिरहा की उम्र 22 साल। इस तरह दोनों का एज डिफरेंस 12 साल का था। अब अगर तुम नहीं चाहती कि मैंने मैसेज पर जो धमकी दी है इसे सच साबित करूं तो मेरी वीडियो कॉल उठाओ। मिरहा ने मजबूरन मुंह को मोड़ते हुए शामिर की वीडियो कॉल ऑन की।
अपना मुंह सीधा करो, शौहर से कोई इस तरह से बात करता है। शाहमीर ने वीडियो कॉल पर मिरहा को मुंह के जाविये बदलते हुए देखकर कहा था। अब वो मुस्कुराते हुए मिरहा को अपना मुंह सीधा करने के लिए बोल रहा था। वो इस वक्त अपने बेड पर सिर्फ वाइट कलर की बनियान और ट्राउज़र में मलबूस लेटा हुआ था। शाह को कैमरे पर देखते ही मिरहा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था। कितने बेशर्म हैं आप, कोई इस तरह के कपड़े पहनकर वीडियो कॉल करता है। हा 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 बीवी, तुम तो इस तरह से शर्मा रही हो जैसे कि मैंने कुछ पहना ही ना हो। अस्तगफुरुल्लाह, कितने बेशर्म हैं आप और कितनी गंदी बातें करते हैं। मिरहा शाहमीर के इस बेबाक मजाक पर शर्म से पानी पानी हो रही थी। हद है यार, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जो मेरी बीवी मुझे बार बार बेशर्म होने के लक़ब से नवाज रही है। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मिरहा की हालत को देखकर शाहमीर को हंसी आ रही थी और वो सोच रहा था कि आज के दौर में भी ऐसी मासूम लड़कियां पाई जाती हैं। अगर आपको बात करनी है तो पहले आप शर्ट पहने और अगर ना पहनूँ तो मैं फ़ोन बंद कर दूँगी। धमकी दे रही हो? नहीं, सच में मैं फ़ोन बंद कर दूँगी। वो अपनी आंखों पे हाथ रखे हुए एसीपी को धमकी दे रही थी और एसीपी इसकी धमकी सुनकर हंस रहा था। वो सोच रहा था कि मुजरिमों को धमका धमका कर इनसे सच उगलवाने वाला एसीपी शाहमीर मलिक, जिसके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे, ये नाजुक सी जान एसीपी को धमकी दे रही थी। और इसकी धमकी सुनकर शाहमीर के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। नहीं मेरी जान, फ़ोन बंद मत करना। अगर मेरी बीवी प्यार से कहे तो इसका शौहर बुर्का और हिजाब पहन लेगा, मगर बशर्त ये है कि तुम मुझसे ये बात प्यार से कहो। मुझे नहीं पता कि प्यार से कैसे कहती हैं। वो अपनी आंखों पर अब भी हाथ रखे हुए थी। आंखों से हाथ हटाओ, मैंने शर्ट पहन ली है। मिरहा ने जैसे ही अपनी आंखों से हाथ हटाया, शाहमीर को इसी कपड़ों में देखकर फिर से अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया था। शाहमीर कहकहा लगाते हुए हंसे जा रहा था और मिरहा का शर्म से बुरा हाल था। मिरहा ने गुस्से से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मेरी मासूम बीवी, तुम कितना शर्माती हो यार। शाहमीर ठहरा, एक पुलिस वाला जिसमें शर्म व हया के जरासीम बहुत कम पाई जाती हैं। शाहमीर ने दोबारा फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। एसीपी की जान, तुमने ये फ़ोन बंद करके अच्छा नहीं किया। मुझे तो तुम्हारे साथ बहुत सारी अपने दिल की बातें करनी थी। फ़ोन बंद करने की सज़ा तो एसीपी भी तुम्हें ज़रूर देगा। अच्छा खासा मुजरिमों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। तुम्हारी पहली झलक ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है और अब तो तुम्हारी मोहब्बत में नींद भी उड़ गई है। शाहमीर ठंडी आह भरता हुआ लेटा हुआ मिरहा के बारे में सोच रहा था। अल्लाह जी, क्या मेरे लिए ये बेशर्म शौहर ही बचा था। मिरहा अपने बेड पर लेटी हुई फ़ोन को बंद करके साइड टेबल पर रख कर छत की तरफ देखकर अल्लाह से बातें कर रही थी। रोमान शाह गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक किसकी आंख खुली तो इसके दिमाग में मीरब का ख्याल आया तो वो आंखें मलता हुआ उठकर बेड पर बैठ गया था। इसने अपना फ़ोन उठाकर इस पर टाइम देखा था। रात के 2:45 बज रही थी। बाहर से अभी तक तेज़ बारिश और बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी। रोमान शाह बेड से उठकर अपनी चप्पल पहनता हुआ बालकनी का दरवाज़ा खोलकर मीरब को देखने के लिए आया था। रोमान शाह का वेलकम ठंडी और तेज़ हवाओं ने किया। ऊपर से तेज़ बारिश की बूंदें जो हवा की तेज़ी की वजह से रोमान शाह के मुंह के ऊपर पड़ी तो रोमान शाह के पूरे जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई। अल्लाह, मैं दौड़ गई, कह रहा था दौड़े गई। सर्दी की लहर दौड़ गई। वो ठंड से सी करता हुआ मीरब के पास आकर खड़ा हुआ था। मीरब दीवार के साथ लेटी हुई थी। उठकर रूम के अंदर आ जाओ। रोमान शाह ने अपनी अकड़ू और एटीट्यूड वाली आवाज़ में मीरब को रूम के अंदर आने को कहा था। क्या बात है, ठंड की वजह से तुम्हारी कुव्वत समात ख़त्म हो गई है? मैंने कहा उठकर अंदर आ जाओ। कोई यूं गधों की तरह इतनी सर्दी में इतनी गहरी नींद कैसे सो सकता है? मीरब की तरफ से अब भी कोई जवाब नहीं आया था। अब रोमान शाह को थोड़ी परेशानी हुई। वो नीचे एड़ियों के बल बैठ गया और मीरब को अपने हाथ से हिलाया, मगर मीरब का जिस्म बिल्कुल बेजान पड़ा हुआ था। रोमान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात दिखाई देने लगे। वो जल्दी से मीरब को दोनों हाथों से उठाता हुआ अपने रूम में लेकर आ गया। मीरब के पूरे कपड़े बारिश के पानी से भीगे हुए थे। रोमान शाह ने इसे अपनी बाहों में उठाया तो इसके दोनों बाजू नीचे की तरफ लटक रहे थे।
वो इस वक्त बिल्कुल बेजान थी। रुमान शाह ने इसे लाकर अपने बेड पर लिटा दिया था। वो जिस गर्म बिस्तर से अभी निकल कर बाहर गया था, इसी कंबल के अंदर इसने मीरब को पूरी तरह से कवर कर दिया था। वो मीरब को होश में लाने के लिए क्या करे, इससे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो मीरब की हालत देखकर काफ़ी बुखलाया हुआ था। अपनी कमर पर हाथ रखे हुए वो रूम में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस तरह से इसको होश में लाए, क्योंकि मीरब की हालत इस वक्त बहुत ख़राब थी। इसका पूरा जिस्म नीला पड़ा हुआ था और होंठों का रंग तो हद से भी ज़्यादा नीला था। हाय डॉक्टर शाहज़ेब, कैसे हैं आप? डॉक्टर शाहज़ेब ने सर उठाकर आवाज़ की जानिब देखा था। डॉक्टर शाहज़ेब जो सुबह का पहला राउंड अपने वार्ड में लगाने के लिए अपनी डॉक्टर टीम के साथ खड़ा हुआ था, वो इस वक्त एक मरीज़ को चेक कर रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब हार्ट स्पेशलिस्ट था। डॉक्टर शाहज़ेब, हाय डॉक्टर हुमा, कैसी हैं आप? डॉक्टर हुमा, आई एम फाइन। डॉक्टर शाहज़ेब, वेरी गुड। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सर। डॉक्टर शाहज़ेब, ज्वाइन कर लिया आपने? डॉक्टर हुमा, जी सर। डॉक्टर शाहज़ेब, तो वेलकम टू माई टीम। डॉक्टर हुमा, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ आपकी टीम में काम करना मेरे लिए बाइस फ़ख्र होगा। डॉक्टर हुमा का ट्रांसफ़र सोल हॉस्पिटल कराची से होकर जनाह हॉस्पिटल कराची में हुआ था और वो डॉक्टर शाहज़ेब की जूनियर थी। डॉक्टर शाह हुमा ने डॉक्टर शाहज़ेब और वो डॉक्टर शाहज़ेब की जूनियर थी। डॉक्टर हुमा ने डॉक्टर शाहज़ेब के अंडर काम करना था। डॉक्टर शाहज़ेब के ट्रेनिंग याफ्ता डॉक्टर बहुत कामयाब होते थे, इसलिए डॉक्टर हुमा की ये ख्वाहिश थी कि वो डॉक्टर शाहज़ेब के ज़ेर साया रहकर अपनी ट्रेनिंग हासिल करें। इसलिए वो बहुत महीनों से ये जद्दोजहद कर रही थी कि इसे ये मौका मिल सके। डॉक्टर शाहज़ेब की टीम का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर हुमा ने काफ़ी सारी सिफारिशें भी करवाई थीं। डॉक्टर शाहज़ेब एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब सर्जन था, इसलिए डॉक्टर हुमा खुद को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि इसे ये मौका हासिल हुआ है कि वो डॉक्टर शाहज़ेब से ट्रेनिंग हासिल कर सके। हज़ारों लोग ये ख्वाहिश रखते थे कि वो डॉक्टर शाहज़ेब के साथ काम करके ट्रेनिंग हासिल करें, मगर सबको ये मौका मैसर नहीं होता था। चंद एक गिने चुने लोग ही डॉक्टर शाहज़ेब की टीम में शामिल होकर ट्रेनिंग हासिल किया करते थे। आए डॉक्टर हुमा, आप हमारे वार्ड के मरीज़ों से मुलाकात कीजिए और इनसे इनके मसाइल के बारे में पूछें। इनसे पूछें कि दिल की बीमारियों में मुब्तला होकर इन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और ये हमारी हॉस्पिटल के इलाज से कितने % मुतमईन हैं। आज ही आपका लेसन होगा। डॉक्टर शाहज़ेब ने डॉक्टर हुमा को वार्ड के सब मरीज़ों से मुलाकात करके इनसे इनके प्रॉब्लम्स पूछने के लिए कहा था। डॉक्टर शाहज़ेब इस वक्त जीन्स की पैंट के ऊपर लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट पहने हुए इसके ऊपर वाइट कलर का डॉक्टर ओवरऑल कोट पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था और गले में स्टेथोस्कोप डाले हुए वो और भी डैशिंग लग रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब का शुमार बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत डॉक्टर में किया जाता था। डॉक्टर शाहज़ेब अपने काम को पैशन समझकर करता था, इसीलिए वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब था और इसका नाम बहुत ही नामवर डॉक्टर्स में शामिल किया जाता था। डॉक्टर शाहज़ेब का आज सारा दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरा था। आज इसकी हॉस्पिटल में डबल ड्यूटी थी, इसलिए पूरा दिन मरीज़ों के साथ बहुत मसरूफ़ रहा और आज इसकी ओपीडी में भी ड्यूटी थी, तो सांस लेने तक का भी इसे टाइम नहीं मिल रहा था। रात के 3 बज रही थी। डॉक्टर शाहज़ेब को काफ़ी नींद और थकन महसूस हो रही थी, तो इसमें अपनी कैंटीन गलत लिखा हुआ इधर थकन महसूस हो रही थी तो इसने अपनी कैंटीन से कॉफ़ी ऑर्डर की थी। इस वक्त डॉक्टर हुमा पास से गुजरती हुई जा रही थी। इसका आज हॉस्पिटल में पहला दिन था और पहली हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी, इसलिए वो भी काफ़ी थकन महसूस कर रही थी। तो पास से गुजरते हुए इसने डॉक्टर शाहज़ेब से कहा था कि डॉक्टर शाहज़ेब प्लीज़ मेरे लिए भी एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दीजिएगा। इफ़ यू डोंट माइंड। नो, नॉट एट ऑल, इट्स ओके, मैं आपके लिए भी ऑर्डर कर देता हूँ। आप फ्री होकर मेरी ऑफ़िस में आ जाएं, मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर शाहज़ेब और डॉक्टर हुमा ऑफ़िस में बैठे हुए रात के 3 बजे कॉफ़ी पी रही थी और साथ में अपने काम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रही थी कि डॉक्टर शाहज़ेब का फ़ोन रिंग हुआ। डॉक्टर शाहज़ेब ने हाथ बढ़ाकर अपने सामने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर नज़र डाली तो सामने रुमान शाह का नंबर स्क्रीन पर देखकर डॉक्टर शाहज़ेब परेशान हो गया था। रात के 3 बज रही थी और इस वक्त रुमान शाह का
फ़ोन आने का मतलब था कि इसके घर में कुछ ना कुछ इमरजेंसी है और शाहज़ेब का शक इसकी माँ पर गया था कि शायद इसकी अम्मी की तबीयत ठीक ना हो, इसीलिए रोमान शाह रात के 3 बजे इसे फ़ोन कर रहा है, क्योंकि अक्सर रोमान शाह की माँ की तबीयत ख़राब होती रहती थी और जब कभी रात को इनको कोई मसला होता तो रोमान शाह डॉक्टर शाहज़ेब को ही बुलाया करता था, क्योंकि बीपी वगैरह चेक करके वो मेडिसिन वगैरह रेकमेंड कर दिया करता था। शाहज़ेब अक्सर हंसा करता था कि रोमान शाह, तुमने तो मुझे अपनी फैमिली डॉक्टर ही बना लिया है। डॉक्टर शाहज़ेब, एवरीथिंग ओके ना? डॉक्टर शाहज़ेब के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर डॉक्टर हुमा ने सवाल किया था। जी जी, बस एक दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो इसलिए परेशान हो गया कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। ठीक है डॉक्टर, आप आराम से बात करिए, मैं वार्ड में जा रही हूँ। नहीं डॉक्टर हुमा, प्लीज़ आप बैठिए, मैं बाहर जाकर बात कर लेता हूँ। आप आराम से कॉफ़ी पिए। आर यू श्योर? जी जी बिल्कुल। डॉक्टर शाहज़ेब डॉक्टर हुमा को ऑफिस में बैठकर कॉफ़ी पीने का कहकर रोमान शाह का फ़ोन अपने कान को लगाए हुए ऑफिस से बाहर चला गया। अस्सलाम वालेकुम रोमान, खैरियत तो है ना? इस वक्त फ़ोन, माँ जी की तबीयत ठीक है? अगर तुम अपनी ब्रेक लगाओगी तो मैं बताऊँगा ना कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर शाहज़ेब को फिक्र हो रही थी, इसलिए इसने रोमान शाह के फ़ोन उठाते ही रोमान शाह से सवाल करने शुरू कर दिए थे। और रोमान शाह जो इस वक्त बहुत ही परेशान और क्रिटिकल सिचुएशन में था, इसलिए वो डॉक्टर शाहज़ेब के सवाल से भड़क उठा था। वैसे भी रोमान शाह के दोनों दोस्त रोमान शाह की नेचर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। इनको पता था कि रोमान शाह गुस्से का बहुत तेज़ है और गुस्सा तो हर वक्त इस बंदे की नाक पर रहता था, इसलिए रोमान शाह के गुस्से पर डॉक्टर शाहज़ेब ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया था। जी जनाब बताएं, मैंने अपनी ब्रेक लगाई है, आप बताएं कि मसला क्या है? डॉक्टर शाहज़ेब ने बड़े ही मुअद्दबाना अंदाज से कहा था। रोमान शाह, अगर किसी को भीगने की वजह से ठंड लग जाए और वो बेहोश हो जाए तो इसे होश में कैसे लाते हैं? डॉक्टर शाहज़ेब, कौन बेहोश हो गया है और किसे होश में लाना है, पहले मुझे ये तो बताओ। रोमान शाह, तुम्हें इससे मतलब? डॉक्टर शाहज़ेब, यार हद हो गई है, डॉक्टर हूँ, अब मरीज़ के बारे में पूछना भी गुनाह ही कबीरा हो गया है क्या? रोमान शाह, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि मरीज़ को होश में कैसे लाया जा सकता है। डॉक्टर शाहज़ेब, यार ये तो मरीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करता है, पहले तो तुम मुझे मरीज़ की कंडीशन बताओ और बताओ कि इसे ठंड कैसी लगी है। रोमान शाह, वो बारिश में भीग गई थी। असल में रोमान शाह को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, वो डॉक्टर शाहज़ेब से खुलकर मीरब के बारे में बात नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर शाहज़ेब, रोमान शाह प्लीज़ तुम रिलैक्स होकर मुझे पूरी बात बताओ, तब ही मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर शाहज़ेब रोमान शाह की हिचकिचाहट को महसूस करते हुए बोला था। रोमान शाह ने एक लंबी सांस लेकर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की थी। शाहज़ेब, तुम्हारी भाभी बारिश में बहुत ज़्यादा भीग गई थी, इस वजह से इनको ठंड लग गई है और वो बेहोश हैं, और अब तुम मुझे बताओ कि मैं इसे होश में कैसे लाऊं। यार पहले ही रात ही भाभी को ठंड लगा दी है और वो बेचारी बेहोश हो गई है, डॉक्टर शाहज़ेब ने मजाक वाले अंदाज से कहा था। शाहज़ेब, कोई भी नागज़ीर मजाक मत करना, रोमान शाह ने सख्त अंदाज में कहा था। रोमान यार, अगर तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। अब बताओ कि भाभी को क्या हुआ है? शाहज़ेब, वो बारिश में बहुत देर तक भीगती रही हैं और इस वक्त वो बेहोश पड़ी हैं और इनका रंग नीला पड़ चुका है। रोमान शाह ने ठहर ठहर कर जुमले अदा किए थे। रोमान शाह बहुत ही अलग मिजाज का इंसान था, इसे अपने घर की औरतों की बातें अपने दोस्तों से करना पसंद नहीं था, मगर इस वक्त मजबूरी के तहत सवाए डॉक्टर शाहज़ेब की बात करने के इसके पास और कोई चारा नहीं था। रोमान, अगर रंगत नीली पड़ गई है तो इसका मतलब है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर शाहज़ेब मीरब की कंडीशन को समझते हुए घबरा गया था। यार वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इसकी कंडीशन ख़राब है, तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। रोमान शाह, डॉक्टर जहाँ ज़ेब लिखा हुआ इधर शाहज़ेब आना, ठीक है। शाहज़ेब के घबराते हुए लेटर को सुनकर खुद भी और ज़्यादा घबरा गया था। यार वो तो मुझे भी नज़र आ रहा है कि इसकी कंडीशन ख़राब है, तुम मुझे बताओ कि अब मुझे करना क्या है। रोमान शाह डॉक्टर शाहज़ेब के घबराए हुए लहजे को सुनकर खुद भी और ज़्यादा घबरा गया था। भाभी के कपड़े फ़ौरन चेंज करवा दिए थे? नहीं, कपड़े तो अभी तक नहीं चेंज किए। क्या क्या मैंने फ़ारसी में बोला है जो तुम्हें समझ ही नहीं आया? डॉक्टर शाहज़ेब के चौंक कर क्या कहने पर रोमान शाह को गुस्सा आ गया था। यार सबसे पहले भाभी के गीले कपड़े चेंज करवाओ।
इसके बाद मैं कुछ और बताऊंगा। रुमान शाह ने फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया था और मीरब के ब्रीफ केस को खोला जो आज इसकी रुखसती के वक्त इसकी माँ ने मीरब के कपड़ों से भरकर भिजवाया था। इसमें से एक कैजुअल सा ड्रेस निकालकर सूटकेस बंद कर दिया। सूट को लेकर जल्दी से मीरब के पास आया, मगर फिर रुमान शाह के मीरब की तरफ बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए थे। मैं इसको कपड़े कैसे पहना सकता हूँ? रुमान शाह के जहन में ये बात आई थी। एक काम करता हूँ, अम्मी जान को बुला कर ले आता हूँ, वो आकर इसको चेंज करवा देंगी। नहीं, अगर अम्मी जान आई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी और जो टेंशन लेकर खुद बीमार होंगी वो अलग। रुमान शाह ने अपनी इस बात को भी रद्द कर दिया। एक काम करता हूँ, मिरहा को बुला कर ले आता हूँ, इसे कहता हूँ इसको चेंज करवा दे। मगर वो रूम के गेट पर ही रुक गया था। नहीं रोमान शाह, तुम कैसे अपनी छोटी बहन को अपने रूम में इस तरह से बुला सकते हो, वो भी जब मीरब की ऐसी हालत है। वो क्या सोचेगी अपने भाई के बारे में? रोमान शर्म के मारे अपने आप से ही नज़रें चुरा गया था। क्या मुसीबत गले पड़ गई है? क्या ज़रूरत थी मुझे इसको रूम से बाहर निकालने की? वो गुस्से से अकेला ही बोले जा रहा था। एक काम करता हूँ, घर की किसी मेड को बुला लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। रुमान शाह ने डन करते हुए रूम का दरवाज़ा खोला और मेड को बुलाने के लिए सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चलने लगा। इसके दिमाग में एक और नई बात ने जन्म लिया था। अब वो ये सोच रहा था कि अगर वो आधी रात को घर की मेड को बुलाकर लाएगा तो वो मीरब के कपड़े तो चेंज कर देगी, लेकिन वो मीरब को पहले ही दिन दुल्हन बने हुए इस हालत में देखेगी तो तरह तरह की बातें बनेंगी नौकरों के दरमियान। ये सोचकर रुमान शाह ने अपने कदम वापस अपने रूम की तरफ ले लिए थे और रूम का दरवाज़ा बंद करता हुआ वापस मीरब के पास आकर खड़ा हो गया। लड़की, तुम तो पहले दिन ही मेरे लिए आज़ाद बन गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें क्या टॉर्चर करना है। तुम अपने दिल में ये अहद लेकर आई हो कि तुम मुझे टॉर्चर करोगी। रुमान शाह मीरब को देखकर गुस्से से बोल रहा था। अब मीरब के पास और कोई चारा नहीं था सवाए मीरब को खुद चेंज करवाने के, और मीरब की हालत इस कदर ख़राब थी कि रुमान शाह और ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकता था। इसी मीरब को कपड़े चेंज करवा डॉक्टर शाहज़ेब से अगला स्टेप भी पूछना था, इसलिए खुद को बड़ी मुश्किल से मुतमईन करता हुआ रूम की लाइट ऑफ करके बेड पर बेहोश पड़ी हुई मीरब के पास आया और इसने अपने हाथों से मीरब के लहंगे के ऊपर पहनी हुई चोली की जिप को आहिस्ता से खोल दिया था और अब वो इसके कंधों से शर्ट को सरकाकर आहिस्ता से शर्ट को उतार रहा था। शर्ट को उतार कर मीरब को नई शर्ट पहना दी थी और इसी तरह इससे बाकी कपड़ों भी और इसी तरह इसके बाकी कपड़े भी चेंज करवा कर गीले कपड़े बाहर बालकनी में रख दिए थे, अपनी माँ के डर से कि कहीं वो गीले कपड़े देखकर सवाल न करें। मीरब के कपड़े चेंज करवा कर अब रोमान शाह कमरे की लाइट ऑन कर चुका था। फिर से इसने डॉक्टर शाहज़ेब को फ़ोन मिलाया। हाँ बोलो शाहज़ेब, कपड़े चेंज हो गए हैं, अब आगे क्या करना है? इसके हाथों और पैरों को अपनी हथेलियों से रगड़ो, फ़ोन को चलता रहने दो, डॉक्टर शाहज़ेब ने कहा था। रुमान शाह काफ़ी देर तक मीरब के हाथ पाँव को अपनी हथेलियों से रगड़ता रहा था, मगर मीरब के बेजान जिस्म में बिल्कुल भी जान नहीं आई। वो बर्फ़ की तरह ठंडी थी। रोमान शाह अब मीरब की हालत देखकर काफ़ी परेशान था। डॉक्टर, मीरब को होश नहीं आ रहा, वो तो हिल भी नहीं रही, कोई ढंग का आइडिया है तो बताओ। यार रोमान, हद करते हो, ये एक सीरियस मसला है, मैं तुम्हें इस तरह से कैसे कोई भी आइडिया दे दूँ? तो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो लेडी डॉक्टर को लेकर पहुंचो मेरे घर। रोमान शाह डॉक्टर शाहज़ेब पर चीखा था। यार, इस वक्त मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर कैसे आऊँ? तुम किसी तरह से भाभी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ। वैसे भी यार, आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी नाइट ड्यूटी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं मीरब को लेकर हॉस्पिटल नहीं आ सकता। अम्मी जान को पता चल जाएगा और वो बहुत नाराज़ होंगी और बहुत ज़्यादा परेशान भी, इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं अम्मी की सेहत के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तो जब मैं लेडी डॉक्टर को लेकर तुम्हारे घर आऊँगा तब आंटी को पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं पिछली साइड वाला गेट खोल दूँगा, तुम चुपचाप वहाँ से लेडी डॉक्टर को लेकर आ जाना। रुमान शाह के पास हर बात का हल मौजूद था। यार, मैं इस वक्त हॉस्पिटल से कैसे निकल सकता हूँ, मेरी ड्यूटी है। शाहज़ेब, तुम मुझे इनकार कर रहे हो? नहीं यार, अपनी परेशानी बता रहा हूँ, तुम इस वक्त मेरी परेशानी को हल करो, अपनी परेशानियाँ बाद में रो लेना। ठीक है, फ़ोन बंद करो, मैं करता हूँ कुछ। डॉक्टर शाहज़ेब ने रोने वाली आवाज़ से फ़ोन बंद किया था
कुछ देर बाद डॉक्टर शाहज़ीब डॉक्टर हुमा को लेकर रुमान शाह के घर पहुंच गया था। डॉक्टर शाहज़ीब बेचारा हॉस्पिटल में ये झूठ बोलकर आया था कि इसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है और बतौर लेडी डॉक्टर वो साथ में डॉक्टर हुमा को लेकर आया था। रुमान शाह ने डॉक्टर शाहज़ीब का फ़ोन आते ही बैक साइड वाला घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर डॉक्टर हुमा डॉक्टर शाहज़ीब को अपने साथ घर के अंदर लेकर आ गया था और डॉक्टर शाहज़ीब और रुमान शाह दोनों रूम के बाहर ही खड़ी हो गई थी। डॉक्टर हुमा अकेले ही रूम के अंदर गई और कुछ देर बाद वो रूम से बहुत घबराई हुई बाहर आई थी। डॉक्टर शाहज़ीब, इनकी वाइफ की हालत बहुत ख़राब है। ये तुम डॉक्टर लोगों ने क्या रट के रखा होता है कि जब भी किसी मरीज़ को देखो तो ये कहना शुरू कर दो कि मरीज़ की हालत बहुत ख़राब है। रुमान शाह ने गुस्से से डॉक्टर हुमा को देखते हुए कहा था, जिस पर डॉक्टर शाहज़ीब ने आंख के इशारे से रुमान शाह को चुप रहने को कहा था। डॉक्टर शाहज़ीब बेचारा, एक तो इतनी मुश्किल से लेडी डॉक्टर का रात की इस गला ख़राब हो गया है। लेडी डॉक्टर का रात के इस वक्त इंतज़ाम करके लेकर आया था। ऊपर से रुमान शाह के तेवर ऐसी थे कि वो आई हुई डॉक्टर को भी भगाने पर तुला हुआ था। डॉक्टर शाहज़ीब, इनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल आएँ और इनकी ट्रीटमेंट दिलवाएं, और दूसरा ऑप्शन डॉक्टर शाहज़ीब, आप खुद समझदार हैं, इनको समझा दीजिए कि इनकी वाइफ को ठीक करने के चांस सिर्फ इन 2 सूरतों में हैं। डॉक्टर हुमा कोड वर्ड आने दे, कोड वर्ड डॉक्टर हुमा कोड वर्ड में डॉक्टर शाहज़ीब को कुछ बोलती हुई चुप कर गई थी। पहला ऑप्शन बकवास है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर नहीं आ सकता। तुम लोग मुझे सेकंड ऑप्शन बताओ। रुमान शाह बिना सेकंड ऑप्शन सुने और समझे ही सेकंड ऑप्शन पर आमादा हो गया था। डॉक्टर शाहज़ीब ने ठंडी सांस फजा में छोड़ते हुए रुमान शाह की अक्ल को सल्यूट किया था, क्योंकि वो अपने दोस्त को अच्छी तरह से जानता था। दूसरे ऑप्शन वाली बात इसके पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ी थी, इसीलिए ही दूसरे ऑप्शन के लिए इतनी जल्दी आमादा हो गया था। डॉक्टर शाहज़ीब रुमान शाह को डॉक्टर हुमा से थोड़ा दूर ले जाकर दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहा था। वो ये कह रहा था कि रुमान शाह अपनी बॉडी की हीट देकर अपनी वाइफ को ठीक कर सकता है, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब इसकी जान को भी खतरा था, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं था रुमान शाह के पास। रुमान शाह सारी बात सुनकर डॉक्टर शाहज़ीब से बोला, मैं ये नहीं कर सकता, शर्म करो, किस तरह की घटिया बातें करती हो तुम डॉक्टर लोग। तो रुमान शाह, हम लोग क्या अलादीन के चिराग से निकले हुए हैं जो बिना इलाज किए ही सब कुछ ठीक कर दें। अब तुम बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमें जाने दो, क्योंकि तुम भाभी को आंटी के डर से हॉस्पिटल तो लेकर जाओगे नहीं, और डॉक्टर हुमा ने मुझे बताया है कि भाभी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इसलिए अब अपनी अकड़ को एक साइड पर रख कर जाकर इंसानियत के नाते अपनी बीवी की जान बचाओ। वो बीवी है तुम्हारी, तुम्हारे निकाह में है, कुछ भी गलत नहीं है, इसलिए चुपचाप जाओ और जो बोला है वो जाकर करो। डॉक्टर शाहज़ीब ने कुछ सीक्रेट तरीके से इसके कान में कहा था। इसके बाद डॉक्टर हुमा और डॉक्टर शाहज़ीब वापस हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए थे। रुमान शाह रूम में आया तो मीरब अब भी इसी हालत में बेड पर बेजान पड़ी हुई थी। रुमान शाह अपने कदम उठाता हुआ बेड के पास आया और अपनी चप्पल उतार कर वो आहिस्ता से मीरब के पास बैठ गया। बेड कवर का एक कोना उठाकर वो अपनी नज़र सामने दीवार पर किए हुए मीरब के साथ लेट गया था। जो वो करने जा रहा था वो करना इसके लिए बहुत मुश्किल था। जिस लड़की को होश में धुतकारता रहा था, बेहोशी में इसका इस तरह से फ़ायदा उठाना इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर इसकी जान बचाने के लिए इसका ये करना ज़रूरी था। वो अपना हाथ मीरब की कमर में डालकर इसे अपने सीने से लगाकर लेट गया था, मगर इसकी जान बचाने के लिए इसका ये करना ज़रूरी था। वो अपना हाथ मीरब की कमर में डालकर इसे अपने सीने से लगा कर लेट गया था, मगर मीरब को हीट देकर ठीक करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। अब इसने अपना मुंह मीरब के मुंह के साथ आहिस्ता से टच करना शुरू कर दिया था। अपने हाथ को इसकी शर्ट के अंदर रखकर इसे अपने हाथ की हरारत देना शुरू कर दी, मगर मीरब अब भी इसी हालत में पड़ी हुई थी। कुछ देर रुमान शाह मीरब के साथ इसी पोजीशन में लेटा रहा, मगर जब मीरब की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया तो इसने अपने लबों को मीरब के लबों पर रखते हुए अपनी हरारत इसके अंदर भरना शुरू कर दी थी। इसके अनाबी लबों की तपश को मीरब के अंदर अंग अंग में भर रहा था। इस लम्स में इतनी हरारत थी कि मीरब के बेजान जिस्म में रुमान शाह की हरारत पड़ने से आहिस्ता आहिस्ता जान आने लगी थी। वो मीरब पर अपने लबों की हरारत
भरे लम्प्स छोड़ता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मीरब का जिस्म गर्म होना शुरू हो गया था। इसका रंग फिर नीले से गुलाबी होना शुरू हो गया था। मीरब बेहोशी में भी रोमांच की कुर्बत में सिसकियाँ भरने लगी थी। वो अभी पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, मगर रोमांच के सुलगते हुए लबों के लम्स मीरब को नीम बेहोशी में भी सिसकने पर मजबूर कर रही थी। वो इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाए हुए लबों की हरारत इसमें भरे जा रहा था। मीरब के हाथ नीम बेहोशी में भी रोमांचा के लबों पर आकर इसे गुस्ताखियों से रोक रही थी। रोमांचा जो सिर्फ मीरब को होश में लाकर इसकी जान बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, वो मीरब को होश में आते हुए देखकर इसके साथ इसकी कमर में हाथ डालकर लेट गया, क्योंकि रोमांचा महसूस करने लगा था कि मीरब के जिस्म में अब काफ़ी हरारत आ गई है, मगर अब भी वो पूरी तरह से होश में नहीं थी। इसलिए रोमांचा ने इसे खुद से दूर नहीं किया था। मीरब के जिस्म में हरारत कैसी नहीं आती। मीरब बेचारी को तो पता ही नहीं था कि वो आग के पास लेटी हुई है, जिस आग से वो मीरब को झुलसाने की धमकियाँ दे रहा था। आज इसी आग ने मीरब की जान बचाई थी। मीरब सुबह काफ़ी देर तक सोती रही थी, मगर रोमांचा इसके पास से उठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा था। अगर मीरब ठीक होती तो रोमांचा ने आज ऑफिस चले जाना था, मगर मीरब को इस तरह छोड़कर जाना मतलब अपनी माँ से डांट खाना था। रोमांचा नहीं चाहता था कि रात वाली कोई भी बात इसकी माँ तक पहुँचे, इसलिए मीरब के उठने का इंतज़ार कर रहा था। आज इसने ऑफिस की छुट्टी की थी। रोमांचा तो अपनी माँ के डर से ना रूम से बाहर आया था और ना इसने रूम की कोई बात बाहर जाने दी थी, मगर रोमांचा की माँ ये सोचकर खुश हो रही थी कि इसका बेटा और बहू सुकून की नींद सो रहे हैं। रोमांचा की माँ को लगता था कि इन दोनों की ये रात बहुत खूबसूरत गुजरी है। वो तो जब से उठी थी अपने रब का शुक्र अदा कर रही थी कि इसके बेटे ने इनकी बहू को एक्सेप्ट कर लिया है। अब इस सादा मिजाज औरत को क्या पता था कि रात में रोमांचा ने क्या कारनामे सरअंजाम दिए थे, जिसकी वजह से अब वो अपनी माँ से डरता हुआ रूम से निकलने को तैयार नहीं था। 11:30 बजे जाकर मीरा बीबी होश में आई और अपने थके हुए जिस्म से अंगड़ाई लेते हुए आंखों को मलकर बेड पर उठकर बैठ गई, मगर अपने कपड़ों पर नज़र पड़ते ही वो हड़बड़ाकर बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी। क्या तुम्हें सुबह सुबह उठकर ही दौड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं? रोमांच ने मीरब को यूं हड़बड़ा कर खड़े होते देखकर अपनी नज़रें लैपटॉप से उठाकर कहा था, शाह मेरे कपड़े किसने बदले और मैं अंदर कैसे आई हूँ? कपड़े बदलने और अंदर आने के दौरान बहुत कुछ हुआ है। दिमाग पर जोर देना, सब याद आ जाएगा। मतलब क्या हुआ है मेरे साथ जो मुझे याद आ जाएगा? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो सुबह सुबह तुम्हारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दूँ। मीरा को सच में कुछ भी याद नहीं था। इसे बस इतना याद था कि रोमांचा ने इसे कमरे से निकाल दिया था तो वो बारिश में भीगकर ठंड से कांप रही थी और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। इसके बाद क्या हुआ इसे कुछ याद नहीं था। माजी, ताया जी प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरी बात को कोई और रंग मत दें। मेरा आपसे बदतमीज़ी करने का कोई इरादा नहीं है। आप मुझे मेरे बाबा के हिस्से में से जो हिस्सा मेरा बनता है वो मुझे दे दें। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। हमें अब यहाँ नहीं रहना है। रोमान अपने ताया से अपने बाबा की जायदाद में से हिस्सा मांग रहा था। रोमियो के बाबा की जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा इसके दोनों बड़े ताया हड़प कर चुकी थी, मगर जो बचा कुचा था रोमियो को मांग रहा था। रोमियो की माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, क्योंकि रोमियो के बाबा की डेथ के बाद रोमियो के दोनों ताया और इनकी बीवियों के जुल्म और ज़्यादा बढ़ गई थी। हर वक्त ताना तिश्ना करती रहती थी। इनकी आदत थी और अब ये आदत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। इनको ऐसा लगता था कि अब रोमान और इसकी बहन और माँ लावारिस हैं और अब वो लोग इनको कुछ भी कह सकते हैं और किसी भी तरह का जुल्म इन पर कर सकते हैं, मगर ये सब कुछ रोमियो को मंजूर नहीं था। इसलिए इसने फैसला किया था कि अपने बाबा की जायदाद में से जो बचा कुचा हिस्सा है वो लेकर अपनी माँ और बहन को एक अच्छी ज़िंदगी देगा। इसलिए रोमियो अपनी माँ और बहन को लेकर यहाँ से जाना चाहता था और इसका ताया रोमियो को ये भी देने के लिए तैयार नहीं था। रोमियो के ताया का कहना था
कि इसके बाप ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बढ़ चढ़ कर मेहनत नहीं की थी, जिसकी बना पर इसके बाबा का जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं बनता। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। रोमियो का बाप बहुत ज़्यादा मेहनती शख्स था। रोमियो के बाबा से ये लोग सबसे ज़्यादा काम लेते थे जब तक वो बीमार नहीं हुए थे। बस इनको चालाकियाँ नहीं आती थीं, जिसकी वजह से वो बेचारे पीछे रह गए। तुम्हारी इतनी औकात नहीं रोमियो कि तुम मेरे साथ बदतमीज़ी करो। रोमियो का ताया रोमियो की बात पर चिल्ला रहा था। रोमियो, वैसे भी तुमने जायदाद में से हिस्सा लेकर करना ही क्या है? चुपचाप से मेरे बाबा की नौकरी करो और महीने की तनख्वाह लेकर अपने घर को चलाओ। ये घटिया और कड़वे अल्फाज महक के थे, जो सोफे पर बैठी हुई अपने नाखूनों को फाइलर से तराश रही थी। महक की बात पर रोमियो का दिल कर रहा था कि वो महक के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करे। हकारत और गरूर महक के हर अंदाज से छलकता था। ऐसे क्या आंखें फाड़कर मेरी बेटी की तरफ देख रहे हो? महक के बाबा ने रोमियो को महक की तरफ गुस्से से देखते हुए देख लिया था। ताया जान, आपने इसके अल्फाज नहीं सुने? इसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा है। अब तुम्हारी औकात है ही नौकरों की जैसी, तो तुम नौकरों की तरह रहोगे तो सुखी रहोगे। इसने तो तुम्हें एक अक्लमंदाना मशवरा दिया है। अगर तुम्हारी मोटी गधों वाली अकल में इसकी बात नहीं आ रही तो इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? रोमियो का बाबा अपनी बेटी की बदतमीज़ी को बाबा नहीं आया आना इधर ताया आएगा, बाबा लिखा हुआ है। रोमियो का ताया अपनी बेटी की बदतमीज़ी को राइट करार दे रहा था। ताया जान, इंतहाई अफसोस की बात है। बजाय कि अपनी बेटी को समझाएं, आप इसे और शह दे रही हैं। तुमने कितनी बार कहा है कि मुझसे ज़ुबान दराजी मत किया करो। रोमियो के ताया ने एक बार फिर रोमियो के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहा था, मगर इस बार रोमियो ने इनका ये इरादा नाकाम बना दिया था। रोमियो ने अपने ताया का हाथ अपने मुंह के नज़दीक आता हुआ देखकर अपने हाथ से अपने ताया का हाथ पकड़ा और थप्पड़ रोक लिया। कमीने, 2 टके के इंसान, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरा हाथ पकड़ो। रोमियो के ताया ने रोमियो को घूंसों और टांगों से मारना शुरू कर दिया था। रोमियो की माँ इसके बाबा के गम में बहुत बीमार रहने लगी थी, इसलिए वो ज़्यादा घर में इधर उधर फिरती नहीं थी। मगर घर में इतने शोर शराबे और लड़ाई की आवाज़ें सुनकर रोमियो की माँ बड़ी मुश्किल से चलती हुई आई थी। मगर अपने जेठ को रोमियो को इस तरह से मारते देखकर वो तड़प कर आगे आई थी। भाई साहब, छोड़े मेरे बेटे को, पागल हो गए हैं आप? बच्चा है। रोमियो की माँ रोमियो के ऊपर अपनी बाहें फैलाकर इस पर बिछ गई थी। इस बच्चे की इतनी लंबी जुबान है, वो तुम्हें नज़र नहीं आती? रोमियो का ताया रोमियो की माँ पर चिल्लाया था। किस तरह की घटिया परवरिश की है तुमने अपने बेटे की? बस करे भाई साहब, बस। रोमियो की माँ ने अपना हाथ उठाकर रोमियो को ताया को चुप करवाया था। खबरदार, जो हमारी परवरिश पर आपने सवाल उठाया, मैंने और इसके बाबा ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से परवरिश की है और मुझे बहुत फ़ख्र है अपनी परवरिश पर। आप ज़रा गौर करें तो आपको अपनी परवरिश भी नज़र आएगी। जब तक इंसान दूसरों के ऐब देखता रहता है भाई साहब, तब तक अपने घर में लगी हुई आग कभी नज़र नहीं आती। अपनी औकात में रहो सीमा। मेरे शोहर के साथ ज़ुबान दराजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये महक की माँ थी जो दूसरों को हर वक्त औकात दिखाती रहती थी, मगर खुद की और इसकी बेटी की क्या औकात थी, इस पर आज तक इसने कभी नज़रसानी नहीं की थी। बहन जी, मैं तो हमेशा अपनी हद से भी कहीं ज़्यादा पीछे रही हूँ, मगर आप लोग ही हो जो हर बार हद क्रॉस करके हमें बेइज्जत करने के लिए आ जाते हैं। आज रोमियो की माँ का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। थक गए हैं हम लोग आप लोगों की बातें सुनते सुनते और आप लोगों का जुल्म सहते सहते। आज तक बात सिर्फ मेरी और मेरे शोहर की थी, इसलिए हम चुपचाप आपका हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे, मगर अब बात मेरे बच्चों पर आ गई है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत ज़ुबान चलने लगी है तुम्हारी। अगर हमारी बातों से तुम्हें इतनी ही आग लग रही है और तुम इतनी ही गैरतमंद हो तो यहाँ से दफ़ा क्यों नहीं हो जाती हो अपने इस नकम्मे बेटे को लेकर? महक की माँ रोमियो की माँ को बेइज्जत करते हुए अल्फाज बोल रही थी। चले जा महक की माँ रोमियो की माँ को बेइज्जत करते हुए ये अल्फाज बोल रही थी। चिल्लाए मत, जा रहे हैं हम लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से। मेरी बेटी को और जलील करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कर लिया आप लोगों ने हम पर जुल्म और बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। और आपने कहा कि मेरा बेटा निकम्मा है, तो सुन लें आप सब लोग, एक दिन ज़रूर आएगा कि मेरे बेटे को आप लोग बड़ी हसरत से देखेंगे। इंशाल्लाह मेरा बेटा अपनी मेहनत से एक दिन शोहरत
कि इन ऊंचाइयों को छुएगा, जिन ऊंचाइयों को आप लोगों की ये बिगड़ी हुई औलाद देखकर ही चकरा कर गिर जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है जब मेरा खुदा तुम लोगों से हम पर किए गए हर जुल्म का हिसाब लेगा। बकवास बंद करो और दफ़ा हो जाओ अपने बच्चों को लेकर। महक की माँ रोमियो की माँ की सीधी और खरी बातों को सुन नहीं पा रही थी। आज ज़िंदगी में पहली दफ़ा रोमियो की माँ ने इन सब लोगों को सच का आईना दिखाया तो ये लोग अपने ही मकरू चेहरे देखकर डर गए थे। चलो रोमियो, अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। 1 मिनट नहीं रुकना मुझे इस जगह पर जहाँ पर मेरे बेटे की इज्जत नहीं है। रोमियो की माँ ने रोमियो को हाथ से पकड़कर साथ चलने को कहा था। चले जाएंगे माँ, मगर पहले मुझे मेरे बाबा की जायदाद से हिस्सा चाहिए और वो मैं लेकर जाऊंगा। रोमियो दफ़ा करो, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। खुदा सब देख रहा है। ना इंसाफ करने वालों को मेरा रब इधर ना इंसाफ़ी आना, ठीक है, नाइंसाफ़ी करने वालों को मेरा रब कभी माफ़ नहीं करता। अम्मी, मेरे रब का ये हुक्म है कि अपने हक़ के लिए लड़ो और जालिम का जुल्म बर्दाश्त मत करो, क्योंकि मेरे अल्लाह के नज़दीक जुल्म बर्दाश्त करने वाला भी इतना ही गुनाहगार है जितना कि जुल्म करने वाला है। रोमियो, चलो यहाँ से, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। कम से कम तुम तो मेरी बात की लाज रख लो। रोमियो की माँ ने रोते हुए रोमियो को हाथ से पकड़कर अपने साथ जाने को कहा था। अम्मी, आपका हर हुक्म सराखों पर, मगर अपना हक छोड़कर जाना कहाँ की अक्लमंदी है। ये लोग अगर मेरे बाबा के हिस्से से मुझे कुछ देंगे तो मुझ पर कोई एहसान नहीं करेंगे। मेरे बाबा की जायदाद पर मेरा हक भी है। हमें कोई हिस्सा और कोई हक नहीं चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। रोमियो की माँ रोमियो को हाथ से पकड़कर ज़बरदस्ती घसीटते हुए अपने साथ ले आई थी और आकर अपनी ज़रूरत का कुछ सामान इकट्ठा करके जाने के लिए तैयार होने लगी। अम्मी, हम लोग इस तरह से अपना हिस्सा छोड़कर कहाँ जाएंगे? अल्लाह की इतनी बड़ी ज़मीन पर कहीं भी चले जाएंगे, मगर मैं अपने बच्चों को इस तरह से और जलील होता हुआ नहीं देख सकती। रोमियो की माँ जल्दी जल्दी अपना सामान समेट रही थी। मगर अम्मी, हम लोग जाएंगे कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, मगर अब मैं इस घर में 1 मिनट भी और रुकी तो मेरी सांस बंद हो जाएगी। अम्मी, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। रोमियो ने तड़प कर अपनी रोती हुई माँ को गले से लगा लिया था। तो बस रोमियो, फिर तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। रोमियो की माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची आ गई। यहाँ पर आने के लिए इनके पास किराया तक नहीं था। रोमियो की माँ के पास सिर्फ ली देकर इसका जेवर ही था जो भले वक्तों में रोमियो के बाबा ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था। इसमें से कुछ जेवर बेचकर रोमियो की माँ ने कराची जाने के लिए किराया इकट्ठा किया था। कराची में रोमियो की माँ की एक बचपन की सहेली रहती थी जो पहले तो इसी गांव में रहती थी जहां पर रोमियो की माँ अपनी दादी के साथ रहा करती थी। वो दोनों बचपन में बहुत अच्छी सहेलियां हुआ करती थीं और रोमियो की माँ की सहेली काफ़ी अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती थी और इसकी शादी भी एक अच्छे घर में हुई थी, तो इसलिए इसकी माली हालत बहुत अच्छी थी। रोमियो की माँ की सहेली का जो शौहर था वो कराची में अच्छे पोस्ट पर फाइज था। अक्सर जब भी कभी इन दोनों की आपस में मुलाकात होती तो रोमियो की माँ की सहेली कहा करती थी कि तुम कराची मेरे पास ज़रूर आना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मगर रोमियो के बाबा के होते हुए ऐसी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मगर आज वक्त इस मुकाम पर ले आया था कि इसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए रोमियो की माँ ने फ़ोन पर अपनी दोस्त से रब्ता किया और इसे सारे मामलात से आगाह किया तो इसने बड़ी खुशदिली के साथ अपनी सहेली को खुशामदीद कहा था। अब रोमियो की माँ का वाहिद सहारा इसके बच्चे की सहेली थी सहारा इसकी बचपन की सहेली थी, जहाँ पर जाकर इसने फ़िलहाल रुकना था। वो कुछ नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त क्या क्या रंग दिखाएगा। वो अल्लाह का नाम लेकर एक अल्लाह के सहारे पर चुपचाप अपने दोनों बच्चों को लेकर कराची की ट्रेन पर सवार होकर ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ चल पड़ी थी। शाह, प्लीज़ बता दें कि मेरे कपड़े किसने बदले हैं। मीरब की सारी ज्वेलरी भी उतार कर साइड टेबल पर रखी हुई थी। मीरब बहुत ही शर्मिंदा से अंदाज से रोमान शाह से सवाल कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर इसके कपड़े किसने चेंज किए हैं, जबकि रोमान शाह बड़े आराम से अपने लैपटॉप पर नज़र जमाए हुए अपने काम में मसरूफ़ था और ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि इसे तो रात में हुए सारे हादसे से कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। तुम्हें सुबह सुबह और कोई काम नहीं सिवाय सवाल जवाब करने के?
क्या तुम रोज़ इसी तरह से सुबह उठते ही बकवास करना शुरू कर देती हो या आज घर चेंज करने की वजह से तुम्हें कोई ख़ास दौरे पड़ रहे हैं? सॉरी शाह, अगर आपको मेरा सवाल करना बुरा लगा है तो मुझे तो तुम सारी की सारी ही बहुत बुरी लगती हो। रोमान शाह ने लैपटॉप से कुछ देर के लिए अपनी नज़र हटाकर मीरब की जानिब देखा था। मीरब से अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपने सर को एक हाथ से दबा रही थी, शायद इसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब क्या मसला है? क्यों ये नशा करने वालों की तरह हरकतें कर रही हो? शाह, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ, तो कमरे में कैट वॉक करने को किसने कहा है? आराम से लेट जाओ, मुझे वॉशरूम में जाना है। तो जाओ शाह, मुझसे चला नहीं जा रहा तो लेट कर चली जाओ। खट खट खट, रूम का दरवाज़ा खटक रहा था। रोमान बेटा, खैरियत तो है ना? 2 बजने वाले हैं और तुम लोग अपने रूम से बाहर ही नहीं आ रहे। रोमान की माँ रोमान के रूम के दरवाजे पर खड़ी होकर रोमान शाह और मीरब की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। रोमान शाह की माँ को फिक्र होने लगी थी कि रोमान शाह अभी तक रूम से बाहर नहीं आया, क्योंकि रोमान शाह का ऐसा नेचर नहीं था कि वो 2 बजे तक सोता रहे। जी जी अम्मी जान, सब कुछ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर तक आ रहे हैं, जल्दी आओ बेटा। ना तो तुम लोगों ने नाश्ता किया है और ना ही अभी तक तुम लोग रूम से बाहर आए हो। अब तो दोपहर हो गई है, इसलिए लंच रेडी है, जल्दी से आ जाओ। और मिरहा तुम दोनों का खाना पर इंतज़ार कर रही है। जी अम्मी जान, हम लोग 10 मिनट में नीचे आ रहे हैं। रोमान शाह अपनी माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना चाहता था, इसीलिए मीरब और अपने बीच में हुए सारे तमाशे को वो अपनी माँ की नज़र के सामने नहीं लाना चाहता था। 2 मिनट के अंदर वॉशरूम में जाओ और जल्दी से रेडी होकर खाने की टेबल पर पहुँचो। रुमान शाह ने बहुत सख्त लहजे से मीरब को कहा था। शाह, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा, प्लीज़। मैं देखो मेरा बीबी, यहाँ पर तुम्हारी ये चोंचले नहीं चलेंगे। यहाँ पर ना तो तुम्हारी माँ बाप बैठे हुए हैं तुम्हारे ये चोंचले उठाने के लिए, और ना ही तुम्हारा वो कम अकल भाई जिसने तुम्हें अपने सर पर चढ़ा रखा था। इसलिए ये फजूल के ड्रामे बंद करके 5 मिनट के अंदर तैयार होकर टेबल पर पहुँचिए। मैं जा रहा हूँ और मुझे 5 मिनट में तुम टेबल पर मिलो। रुमान शाह, जो पहले से ही तैयार होकर बैठा हुआ था, सिर्फ मीरब के होश में आने का इंतज़ार कर रहा था, अब वो अपनी माँ के हुक्म को बजा लाते हुए रूम का दरवाज़ा खोलकर जा चुका था। मीरब बेचारी तो वहीं पर खड़ी हुई रोमान शाह को देखती रह गई और वो आराम से अपना हुक्म सादर करके जा चुका था। शाह, कितने संगदिल हैं आप, मेरी हालत पर भी तरस नहीं आया? 5 मिनट के अंदर मुझे टेबल पर आकर मिलो। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए रोमान शाह की नकल उतार रही थी। बेचारी बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई वॉशरूम में फ्रेश होने आई थी। इसने एक नॉर्मल सा टॉप और जीन्स की पैंट निकाल कर पहन ली थी। मीरब के ज़्यादातर कपड़े इसी तरह के थे। इसी तो ये अंदाज़ा भी नहीं था कि रोमान शाह को इस तरह के कपड़े जहर लगते हैं। इसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अच्छी तरह से तैयार हो पाती। सिर्फ बाल ब्रश करके वो रूम से बाहर आ गई। मीरब से अपने पाँव ज़मीन पर उठाए नहीं जा रहे थे, बड़ी मुश्किल थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई किचन एरिया वाली साइड पर आ गई। सामने ही बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग टेबल लगा हुआ था, जिस पर तरह तरह के लजीज खाने रखी गई थी। रोमान शाह की माँ ने मीरब और रोमान शाह के लिए स्पेशल लंच तैयार करवाया था। आखिर इनकी बहू का आज पहला दिन था तो इन्होंने खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब रोमान शाह की मासूम माँ को क्या पता था कि इनकी बेटी ने बेचारी को खाने के लायक ही नहीं छोड़ा। रोमान शाह की माँ घर के सरबराह वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और साथ वाली कुर्सी पर मीरा बैठी अपने भाई से हंस हंस कर गप्पे मार रही थी। मीरा को अपने भाई से इस तरह हंसकर बातें करते हुए देखकर एकदम से मीरा की आंखें भर आई थीं। इसकी नज़रों के सामने इसकी भाई शामिर की तस्वीर आ गई थी। वो भी तो अपने भाई की इतनी ही लाडली बहन थी। इसका भाई भी तो इस पर अपनी जान निछावर करता था। जब से मीरब ने होश संभाला था, इसे नहीं याद कि कभी भी शाहमीर ने इसकी कोई बात रद्द की हो। यहाँ तक कि इसकी मोहब्बत को भी ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पर इसकी झोली में लाकर डाल दिया था।
आओ आओ मेरा बेटा, वहाँ पर क्यों खड़ी हो? मीरब को थोड़ा सा दूर दीवार का सहारा लेकर खड़ी देखकर रोमान शाह की माँ ने मीरब को बड़ी मोहब्बत से अपनी तरफ बुलाया था। मीरब रोमान शाह के डर से बड़ी मुश्किल से कदम उठाती हुई टेबल तक पहुँची थी, मगर टेबल के पास आकर वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकी और वो झूलती हुई फर्श पर गिर गई। मीरब मीरब बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? रोमान शाह की माँ मीरब को आवाज़ें देती हुई घबराकर मीरब की तरफ भागी थीं। अब ये कौन सा नया तमाशा करने लगी है? रोमान शाह ने अपने दांत पीसते हुए सोचा था। रोमान जल्दी आओ, देखो इसको क्या हुआ है। रोमान शाह की माँ ने गुस्से से टेबल पर खाना खाते हुए रोमान शाह को देखकर कहा, इसको बीमारी है दूसरों को सुकून से ना रहने देने की। रोमान बेटा, बुरी बात है, बीवी है तुम्हारी, देखो इसको कि इसे क्या हुआ है। उफ मेरे अल्लाह, इस बच्ची को तो इतना तेज़ बुखार है, बुखार से बच्ची का जिस्म तप रहा है और तुम्हें ये सब इसके ड्रामे लग रहे हैं। रोमान शाह की माँ गुस्से से रोमान की तरफ देख रही थी। हद हो गई है अम्मी जान, अब इसके बुखार में तो मेरा कोई हाथ नहीं है। ठंड का मौसम है, ठंड लग गई होगी, नॉर्मल सी बात है, मौसम की ख़राबी की वजह से बुखार चढ़ गया होगा। अब इसमें मेरी तरफ इतने गुस्से से देखने वाली क्या बात है? रोमान शाह अपने अंदर के डर को अपनी माँ से छुपाने के लिए खुद ही सफाइयाँ दिए जा रहा था और इसकी ये सफाइयाँ इसकी माँ के दिमाग में और भी शक पैदा कर रही थीं। रोमान, इसको उठाओ और अपने कमरे में लेकर चलो, बाकी की बात तो मैं तुमसे बाद में करती हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर को फ़ोन कर लूँ। चलो मीरा, मदद करो भाई की और मीरब को इसके रूम में चलकर लिटाओ। मीरा मीरब की हालत को देखकर काफ़ी परेशान होकर खड़ी हुई थी। मीरा को कुछ अंदाज़ा था कि मीरब बेचारी को बुखार मौसम की ख़राबी से नहीं बल्कि इसके भाई की दिमाग की खराबी की वजह से हुआ है। रोमान शाह मीरब को अपनी बाहों में उठाए हुए कहरालूद नज़रों से मीरब की जानिब देख रहा था। आते ही इस लड़की ने मुझे मेरी माँ की नज़रों में विलन बना के रख दिया है, वो मीरब को बिस्तर पर लिटाते हुए गुस्से से बोल रहा था। भाई, आपने मीरब के साथ क्या किया है? क्यों मीरब को बुखार हुआ है? क्यों इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है? रात तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, कितनी खुश थी ये रात को, और कितनी सारी हम दोनों ने आपस में बातें की थी। मुझे तो ज़रा सा भी नहीं लगा था कि मीरब की तबीयत ख़राब है, फिर अचानक से इसे क्या हुआ है? मीरा बेचारी मीरब की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, इसलिए अपने भाई के मुंह से उगलवाना चाहती थी कि इसने मीरब को क्या किया है। मीरा मेरी प्यारी बहन, जल्दी पर घी नहीं डालते, इससे आग फैलने का खदशा होता है। रोमान शाह अपने सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हुआ मीरा को अपना मुंह बंद रखने को कह रहा था।